हेलो दोस्तों, नोबल बाय जेपीजी में आपका स्वागत है। यहाँ पर हम आपको दिलचस्प नोबल से आधारित कहानियाँ पेश है। हर कहानी में जीवन, प्रेम, संघर्ष और जीवन की अनोखी कहानी होती है। यदि आपको हमारी कहानी पसंद आती है तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करना न भूलें। आपका समर्थन हमें और बेहतर बनाने में मदद करता है। अध्याय 331 प्रतिष्ठित विला। ली दातो को बचाकर और उसे सफेद सिर वाले ईगल के साथ ले जाने के बाद चू फैंग ने ली दातो को वापस छोटे शहर में भेज दिया। किसी भी अनावश्यक परेशानी से बचने के लिए चू फैंग ने उसे सीधे शहर में वापस नहीं भेजा। वह छोटे शहर के बाहर उतरा। इसके अलावा इल्यूजनरी थंडर स्कूल के प्रमुख को बदला लेने से रोकने के लिए चू फैंग ने ली दातो को कॉस्मोस सेक्स में से एक दिया, जो उसने इल्यूजनरी थंडर स्कूल के युवा प्रमुख और अन्य लोगों से लिया था। कॉस्मोस सेक को थामे हुई ली दातो इतना भावुक हो गया कि उसे समझ नहीं आ रहा था कि क्या करे, क्योंकि उसे समझ नहीं आ रहा था कि चू फैंग उसकी मदद क्यों करेगा। इसलिए थोड़ी देर की हिचकिचाहट के बाद उसने उत्सुकता से पूछा, युवा नायक, तुमने मेरी मदद क्यों की? हो, ली दातो के सवाल का सामना करते हुए चू फैंग हल्के से मुस्कुराया, लेकिन जवाब नहीं दिया। वह सफेद सिर वाले बाज पर कूद पड़ा, और जब सफेद सिर वाले बाज ने अपने विशाल पंख फड़फड़ाए और आकाश में उड़ने के लिए तैयार हुआ, तब चू फैंग ने ली दातो से कहा, वापस जाओ और मेरे स्थान पर अपने दादा से यह कहो, मुझे भोजन कराने के लिए धन्यवाद। उसी समय जब उसकी आवाज खत्म हुई, सफेद सिर वाला चील पहले ही हवा में उड़ गया और एक कान फाड़ देने वाली चीख के साथ वह किन प्रांत में और भी अंदर चला गया। जहां तक ली दातो का सवाल है, वह गूंगा व्यक्ति नहीं था, इसलिए वह जानता था कि उसके दादा ने कुछ ऐसा किया होगा जिससे रहस्यमय युवक उसकी जान बचा सके। स्थिति के बारे में पूरी जानकारी लेने के बाद बिना किसी हिचकिचाहट के ली दातो जल्दी से उस छोटे शहर की ओर चल पड़ा जहां उसका परिवार रहता था। सबसे पहले उसे यह समझने की जरूरत थी कि उसके दादा ने वास्तव में क्या किया था। इसके बाद उसे जल्दी से अपने पूरे परिवार के लिए एक योजना बनानी थी ताकि वे जल्दी से जल्दी छोटे शहर को छोड़ सकें, ताकि वे जल्दी से जल्दी खुद को इल्यूजनरी थंडर स्कूल की शक्ति की सीमा से दूर कर सकें। छोटे से शहर में लॉर्ड ली पहले से ही जाग चुके थे। हालांकि क्योंकि उनके पोते ने इल्यूजनरी थंडर स्कूल के युवा प्रमुख को नाराज किया था, जेल में बंद हो गए थे और यह ज्ञात था कि वह वर्तमान में जीवित है या नहीं, लॉर्ड ली वास्तव में विनाशकारी रूप से दुखी और अंतहीन रूप से दुखी थे। एक आम आदमी के रूप में जन्मे एक बूढ़े व्यक्ति के रूप में प्रसिद्धि, लाभ और धन उसके लिए बहुत कम मायने रखते थे। अपने वर्तमान परिवार की संपत्ति के बिना भी वह गरीबी में भी दिन गुजार सकता था। लेकिन अगर उसके पोते के साथ सचमुच कुछ हो गया तो जीने का कोई मतलब नहीं रह जाएगा। दादाजी, दादाजी। ठीक उसी समय अचानक दरवाजे के बाहर एक जानी पहचानी आवाज गूंजी। उसके तुरंत बाद ली दातो भी जल्दी से कमरे में दाखिल हुआ। अपने दादा को कोमा में जाने के बाद ली दातो भी बेहद चिंतित था। दातो, क्या ये तुम हो? मैं सपना तो नहीं देख रहा हूँ। ली दातो को देखने के बाद भगवान ली को भी लगा कि वह सपना देख रहा है। उसे लगा कि यह वास्तविकता नहीं है। दादाजी, यह मैं हूँ। मैं दातो हूँ। प्रभु, ये युवा स्वामी है। ये वास्तव में युवा स्वामी है। वह वापस आ गया है। ली दातो ने जल्दी से अपना सिर हिलाया और उसी समय कमरे में मौजूद नौकर भी बेहद खुश थे। ये वास्तव में दातो है। लेकिन क्या तुम कैद नहीं थे? ये देखकर कि यह वास्तव में उसका पोता था जो वापस लौटा था, लॉर्ड ली खुश और भ्रमित दोनों थे। उन्हें लगा कि इसमें निश्चित रूप से कुछ अजीब बात है। दादाजी, क्या आपने किसी से मुझे बचाने के लिए नहीं कहा? ली दातो ने सवाल करते हुए जवाब दिया। मैंने किसी से तुम्हें बचाने के लिए कहा? मैंने नहीं कहा। दातो, तुम हमारे परिवार की स्थिति जानते हो। हमारे पास जो वर्तमान पारिवारिक संपत्ति है उसका कारण सब तुम्हारी वजह से है। किसी से तुम्हें इल्यूजनरी थंडर स्कूल की जेल से बचाने के लिए कहना कैसे संभव होगा? लॉर्ड ली ने दृढ़ता से इनकार किया। दादाजी, आपने किसी से नहीं पूछा कि आप मुझे बचाएंगे। फिर हाल ही में क्या आपने किसी युवक को भोजन कराया है? ली दातो ने पूछना जारी रखा। यह आज की सुबह वास्तव में एक युवक था जो स्पिरिट प्रांत से आया था और हवेली में खाना खाया था। दातो, तुमने ऐसा क्यों पूछा? जिसने तुम्हें बचाया वह युवक तो नहीं होगा ना? लॉर्ड ली थोड़ा स्तब्ध था क्योंकि उससे पूछा जा रहा था। कोई गलती नहीं होनी चाहिए दादाजी। चूंकि आपने दूसरों की दयालुता से मदद की है, इसलिए विशेषज्ञ मुझे बचाने के लिए आए, क्योंकि मुझे बचाने के बाद
उस युवक ने मुझे अपने भोजन के लिए आपको धन्यवाद देने के लिए अपना प्रतिनिधि बनाने के लिए कहा। ली दातो ने पहले ही स्थिति की सच्चाई को पूरी तरह से स्पष्ट कर दिया था। दातो, तुमने जो कहा वह सब सच था। उस युवक ने तुम्हें बचाया, लेकिन उसकी उम्र, ये कैसे संभव है? उस पल लॉर्ड ली का चेहरा आश्चर्य से भर गया। उसे अभी भी चू फैंग का युवा चेहरा और उसकी बेहद छोटी उम्र याद थी। हालांकि चू फैंग खुद को एक मार्शल कल्टीवेटर कहता था, अगर वह एक था तो भी उसके लिए अपने पोते को इल्यूजनरी थंडर स्कूल से बचाने की ताकत रखना संभव नहीं था, है न? अगर चू फैंग वाकई इतना ताकतवर था तो ये थोड़ा बहुत भयानक था। यह ऐसी बात नहीं थी जिसे एक आम नागरिक स्वीकार कर सके। और जब लॉर्ड ली और अन्य लोगों ने उनसे सवाल पूछे तो ली दातो ने पुष्टि के साथ अपना सिर हिलाया और कहा, यह एक युवा व्यक्ति था, और यह निश्चित रूप से वह युवा व्यक्ति है जिसके बारे में आपने बात की थी। दादाजी, इस बार आपने अनजाने में मेरी जान बचाई। ली दातो को इतना आश्वस्त देखकर हर कोई ठंडी सांस लेने से खुद को रोक नहीं सका, और उनके पास यह मानने के अलावा कोई विकल्प नहीं था कि ली दातो को बचाने वाला वह युवक था जिसने आज सुबह हवेली के अंदर भोजन किया था। हालांकि दूसरों के शुद्ध सदमे की तुलना में 8 आकार की मूंछों वाले पुरुष के साथ साथ कई बड़े लोगों के चेहरे पर डर बना हुआ था। जब तक उन्हें याद आता कि उनके पास आंखें थीं लेकिन वे माउंट ताई को नहीं पहचान पाए और लगभग एक मार्शल साधना विशेषज्ञ पर हमला कर दिया जिसकी एक विशेष पहचान थी, तब तक वे अंतहीन भय से बेहद भयभीत महसूस करते थे। उसके बाद ली दातो ने भी चू फैंग के निर्देशों को सुना। उसी दिन वह जल्दी से अपने दादा के साथ साथ अपने करीबी परिवार को भी छोटे शहर से दूर ले आया। हालांकि चू फैंग को अपनी हवेली में ली परिवार की प्रतिक्रियाओं के बारे में कुछ भी पता नहीं था, क्योंकि चू फैंग का वर्तमान लक्ष्य बहुत स्पष्ट था। ये 1000 राक्षस पर्वत में प्रवेश करना था, और यह जानने के बाद कि 1000 राक्षस पर्वत एक खतरनाक भूमि थी जहां राक्षसी राक्षस खुद को शासक घोषित करते थे, चू फैंग के लिए 1000 राक्षस पर्वत में प्रवेश करने का केवल एक ही मौका था। ये प्रतिष्ठित विला के माध्यम से प्रवेश करना था। यद्यपि किन प्रांत बहुत बड़ा था, शीर्ष गुणवत्ता वाले सफेद सिर वाले ईगल लिटिल वाइट की गति के साथ कुछ और दिनों के समय के बाद चू फैंग अंततः प्रतिष्ठित विला में पहुंच गया। हालांकि प्रतिष्ठित विला का नाम विला के रूप में रखा गया था, लेकिन यह वास्तव में एक बहुत बड़ी शक्ति थी। एक पर्वत श्रृंखला के शीर्ष पर कई विशाल शहर बनाए गए थे। न केवल शहरों ने भव्य शक्ति के साथ अंतरिक्ष के एक बड़े क्षेत्र को कवर किया, बल्कि उनमें से हर एक जुड़ा हुआ भी था। चाहे वह शक्ति या क्षेत्र के संदर्भ में हो, ये चू फैंग द्वारा देखी गई सभी शक्तियों में से सबसे चरम था। हालांकि विवाह समारोह के कारण वर्तमान में लोगों ने प्रतिष्ठित विला के बाहर पहाड़ और समुद्र बना लिए हैं। 9 प्रांतों के युवा प्रतिभाशाली लोग एकत्र हुए थे, और अभी प्रतिष्ठित विला में प्रवेश करना भी एक बड़ी समस्या थी। विवाह समारोह में भाग लेने के लिए योग्यता प्राप्त करना तो दूर की बात है। अरे ये पैमाना, इनमें से सभी को पत्नी नहीं मिल सकती। इतने सारे लोग यहाँ जीवंतता के लिए क्यों आए हैं? वर्तमान चू फैंग लोगों के एक महासागर के बीच खड़ा था। जैसे ही उसने प्रतिष्ठित विला की ओर जाने वाली सड़क को देखा, जिसमें मनुष्यों का एक लंबा ड्रैगन था जिसका अंत दिखाई नहीं दे रहा था, उसने कसकर भौहें सिकोड़ ली और उसका चेहरा थोड़ा नीला हो गया, क्योंकि चू फैंग को वास्तव में नहीं पता था कि अगर उसे लाइन में खड़ा किया जाए तो उसे प्रतिष्ठित विला में प्रवेश करने के लिए कितना समय लगेगा। इसके अलावा प्रेस्टीजियस विला में प्रवेश करने के लिए न केवल लाइन में लगना पड़ता था, वास्तव में कई लोगों को इस स्थान पर पहुंचने के लिए लंबी दूरी तय करनी पड़ती थी और कतार में लंबे समय तक कष्टपूर्वक प्रतीक्षा करनी पड़ती थी। लेकिन उन्हें पहली जांच चौकी पर ही भगा दिया जाता था, क्योंकि उनकी स्थिति या पद पर्याप्त था। और ऐसी सख्त परीक्षाओं को देखने के बाद चू फैंग, जो कि एजोर प्रांत से आया था, वास्तव में नहीं जानता था कि क्या वह प्रतिष्ठित विला में प्रवेश करने की योग्यता हासिल करने में सक्षम है या नहीं। ओही, वह लड़का वहां है। तुम लाइन में लगोगे या नहीं? अगर तुम अंदर नहीं जा रहे हो तो सड़क को ब्लॉक मत करो। तुम्हारे पीछे के लोगों को अभी भी लाइन में लगना होगा, है ना? जैसे ही चू फैंग हिचकिचा रहा था, उसके पीछे के लोगों ने अधीरता से चिल्लाना शुरू कर दिया, तुम कमबख्त। जब चू फैंग, जो पहले से ही खुश नहीं था, ने सुना कि लोगों ने उस पर चिल्लाने की हिम्मत भी की है, तो उसके दिल में दबा गुस्सा एक फुफकार के साथ बाहर आ गया। उसने अपना सिर घुमाया और अपमान करना शुरू करने वाला था, लेकिन जब उसने उस व्यक्ति के पीछे अपनी नजर डाली तो उसकी आंखें चमक उठीं और उसका चेहरा तुरंत खुश हो गया। अध्याय 332 राक्षस राजा के अवशेष। अपनी दृष्टि को केंद्रित करके उन्होंने देखा कि मूल जनसमूह के बीच, जो पर्वतों और सागरों के समान था, उन्होंने एक चौड़ा रास्ता खोल दिया।
रास्ते पर चलने वाले लोग पुरुषों और घोड़ों के जोड़े थे। जो लोग आगे चल रहे थे वे दो मध्यम आयु वर्ग के पुरुष थे जो सुनहरे रंग के युद्ध के घोड़ों पर सवार थे। दोनों पुरुषों की आभा असाधारण थी और वे दोनों ही गहन क्षेत्र के शिखर पर शक्तिशाली लोग थे। वे प्रतिष्ठित विला के लोग थे। हालांकि प्रेस्टिजियस विला मजबूत था, लेकिन प्रोफाउंड क्षेत्र के शिखर पर रहने वाले लोग अभी भी प्रेस्टिजियस विला में शीर्ष स्तर के पात्र थे। तो उनके जैसे लोगों के प्रकट होने के बाद कौन उनका रास्ता रोकने की हिम्मत करेगा? जहां तक प्रतिष्ठित विला से दो लोगों के उस स्थान पर प्रकट होने का सवाल है, तो इसका कारण ये था कि वे अपने पीछे शक्ति के शरीर के लिए एक रास्ता खोल रहे थे। वह शक्ति सरल नहीं थी और वह स्पिरिट प्रांत के शासकों में से एक थी, जो विश्व स्पिरिट गिल्ड के लोग थे। इस बार विश्व आत्मा संघ से बहुत ज्यादा लोग नहीं आए। वहां 200 लोग भी नहीं थे और वे सभी पुरुष थे। सबसे बूढ़े निस्संदेह 30 साल तक नहीं पहुंचे थे और वे सभी अभी भी युवा पीढ़ी में थे, औसत दर्जे के थे। और चू फैंग के इतने खुश होने का कारण सिर्फ इतना ही नहीं था कि उसने वर्ल्ड स्पिरिट गिल्ड के लोगों को देखा था, बल्कि इसलिए भी था क्योंकि उसने लोगों के समूह में एक परिचित व्यक्ति को देखा था। ये वह व्यक्ति था जो चू फैंग के समान उम्र का था। दोनों ही युवा थे, जिसे वर्ल्ड स्पिरिट गिल्ड की युवा पीढ़ी में सबसे उत्कृष्ट प्रतिभाशाली व्यक्ति के रूप में नामित किया गया था, गूबो। गूबो को देखने के बाद चू फैंग ने जल्दी से अपना हाथ हिलाया और करीब गया। रुको। हालांकि उसे बोलने से पहले ही प्रतिष्ठित विला के दो लोग जो रास्ता खोल रहे थे, उन्होंने निर्दयी चेहरे बनाकर चू फैंग को रोक दिया। चू फैंग को देखकर गूबो सचमुच अतुलनीय रूप से खुश था। वह जल्दी से ऊपर गया और दो प्रतिष्ठित विला विशेषज्ञों से कहा, बुजुर्गों, यह मेरा दोस्त है। वह मेरे विश्व आत्मा गिल्ड का हिस्सा है। ओह! उस पल प्रतिष्ठित विला से दो लोगों ने चू फैंग को तुरंत अंदर नहीं आने दिया। उन्होंने अपनी नज़र उन युवकों की ओर डाली जो गूबो के पीछे गहन क्षेत्र के शिखर पर थे। वे लोग स्पष्ट रूप से विश्वात्मा संघ के प्रतिनिधि पात्र थे जो इस यात्रा पर आए थे। गूबो, क्या तुम उसे पहचानते हो? मैंने उसे पहले कभी क्यों नहीं देखा? ये देखकर एक सफेद चेहरे वाले पुरुष ने गूबो से पूछा। बड़े भाई वांग, वह वही व्यक्ति है जिसने पिछली बार असुर भूत टॉवर की चोटी पर कदम रखा था, चू फैंग। ये देखकर गूबो ने जल्दी से समझाया, क्या वह चू फैंग है? शब्द निकलने के बाद विश्व आत्मा संघ में लगभग सभी लोगों ने चू फैंग की ओर आश्चर्यचकित दृष्टि डाली। आम लोगों को शायद ये पता न हो कि असुर भूत टॉवर क्या है, लेकिन वर्ल्ड स्पिरिट गिल्ड के लोगों को असुर भूत टॉवर की प्रभावशालीता के बारे में गहराई से पता था। पिछली बार चू फैंग के असुर भूत टॉवर पर चढ़ने की खबर वर्ल्ड स्पिरिट गिल्ड में पहले ही फैल चुकी थी, इसलिए बहुत से लोग व्यक्तिगत रूप से देखना चाहते थे कि चू फैंग किस तरह का चरित्र है। बुजुर्गों, वह वास्तव में मेरे विश्व आत्मा संघ का हिस्सा है, इसलिए मुझे आशा है कि आप मेरी मदद कर सकते हैं। चू फैंग का आकलन करने के बाद सफेद चेहरे वाला पुरुष आगे बढ़ा और प्रतिष्ठित विला के लोगों से कहा, आह, तुम बहुत विनम्र हो। ये केवल एक अतिरिक्त स्थान दे रहा है। ये ठीक है। ये कहना जरूरी था कि सफेद चेहरे वाले पुरुष के चेहरे पर काफी भाव था, क्योंकि बोलने के बाद प्रतिष्ठित विला के दो बुजुर्गों ने जल्दी से चू फैंग को विश्वात्मा गिल्ड के समूह में शामिल होने दिया। इसके तुरंत बाद प्रशंसा और ईर्ष्या की अनगिनत निगाहों के सामने चू फैंग ने वर्ल्ड स्पिरिट गिल्ड के समूह का अनुसरण किया। बिना लाइन में लगने की जरूरत, बिना जांच पड़ताल की जरूरत, वह सीधे प्रतिष्ठित विला में चला गया। प्रतिष्ठित विला में प्रवेश करने के बाद और गूबो और अन्य लोगों की व्यवस्था से चू फैंग को अपने रहने के लिए एक आलीशान महल भी मिल गया। महल के भीतर वहां खूबसूरत महिला नौकरानियां भी सेवा करती थीं। इसे महत्वपूर्ण मेहमानों के लिए शीर्ष श्रेणी का व्यवहार कहा जा सकता है। चू फैंग, क्या संयोग है। मैंने कभी नहीं सोचा था कि तुम भी उसके घर आओगे। क्या तुम विवाह समारोह के लिए यहाँ आए हो? चू फैंग जब महल में आराम कर रहा था तो गूबो ने उत्साह से पूछा। अरे, मैं तो बस संयोग से यहाँ से गुजरा था, और संयोग से मैंने सुना कि इस प्रतिष्ठित विला में एक विवाह समारोह या कुछ और हो रहा है, और एक अजीब सनक में मैं यहाँ की चहल पहल को देखने के लिए चला आया। लेकिन मैंने कभी नहीं सोचा था कि इस प्रतिष्ठित विला की रैली शक्ति इतनी बड़ी होगी, इतने सारे लोगों को यहाँ बुलाने में सक्षम होगी। मुझे अभी पता चला है कि अन्य प्रांतों और शक्तियों से काफी लोग यहाँ आए थे, लेकिन मैंने कभी नहीं सोचा था कि तुम भी यहाँ आए हो। चू फैंग ने आह भरी और दिखावा किया कि उसे कुछ भी पता नहीं है। चू फैंग, तुम्हें पता होना चाहिए कि प्रेस्टिजियस विला इस विवाह समारोह का आयोजन क्यों कर रहा है? गूबो ने पूछा। कारण,
क्या यह अविवाहित पुरुषों के लिए एक सुंदर पत्नी खोजने का मौका नहीं है? इसके अलावा और क्या कारण हो सकता है? चू फैंग ने मूर्खता का नाटक जारी रखा। ये देखकर गुबो ने सबसे पहले महल में मौजूद महिला नौकरों को दूर भेज दिया। फिर एक ध्वनिरोधी आत्मा संरचना बिछाने के बाद ही वह चू फैंग के पास आया और धीमी आवाज में कहा, चू फैंग, ध्यान से सोचो। अगर यह वास्तव में केवल एक साधारण विवाह समारोह है, तो क्या यह इतनी सारी शक्तियों से इतनी सारी युवा पीढ़ियों को इस स्थान पर आकर्षित करने में सक्षम होगा? क्या ये भी संभव है कि अन्य प्रांतों में सुंदरियां न हों? इसके अलावा जो लोग इस स्थान में प्रवेश करने में सक्षम हैं, उनमें से कौन पत्नी पाने में असमर्थ होगा? तुम्हारी बातें सुनने के बाद ये सच है। वे वास्तव में यहाँ क्या कर रहे हैं? मुझे सस्पेंस में मत रखो, चू फैंग ने उलझन भरे चेहरे के साथ पूछा। सच को छिपाए बिना इस किन प्रांत में खजाने हैं? 1000 राक्षस पर्वत। अफवाहों के अनुसार कई साल पहले 1000 राक्षस पर्वत के भीतर एक राक्षस राजा प्रकट हुआ था। उस राक्षस राजा के पास बहुत ताकत थी। हाथ या पैर उठाने से पहाड़ की चोटियां ढह सकती थीं और धरती टूट सकती थी। उसके पास हवा और बारिश बुलाने की क्षमता थी। हालांकि एक इंसान के लिए कहा जाता है कि जितनी ज्यादा क्षमता होती है, उतनी ही ज्यादा महत्वाकांक्षा होती है। राक्षसी जानवर कोई अपवाद नहीं है। वह राक्षस राजा हमेशा चाहता था कि राक्षसी जानवर इस भूमि पर राज करें, और इसी वजह से अपरिहार्य रूप से जियांग राजवंश के साथ संघर्ष हुआ। वह लड़ाई वास्तव में तथाकथित स्वर्ग और पृथ्वी को झकझोरने वाली, भूतों और देवताओं को रोने के लिए मजबूर करने वाली थी। अफवाहों के अनुसार उस साल 1000 राक्षस पर्वत वास्तव में बहुत बड़ा क्षेत्र था। वर्तमान चरण में यह इतना छोटा क्यों हो गया? इसका कारण यह है कि यह उस समय राक्षस राजा और राजवंश के सम्राट के बीच लड़ाई के कारण हुआ था। अंत में यद्यपि यह सम्राट ही था जिसने युद्ध में विजय प्राप्त की, क्योंकि उसने राक्षस राजा को मार डाला। इस प्रकार राक्षसी जानवरों के विद्रोह को शांत कर दिया। सम्राट भी गंभीर रूप से घायल हो गया और थोड़े समय बाद उसकी मृत्यु हो गई। जाने से पहले उन्होंने अपने उत्तराधिकारियों को चेतावनी देने के लिए एक आदेश दिया। 9 प्रांतों के महाद्वीप में अन्य शक्तियां 1000 राक्षस पर्वत के राक्षसी जानवरों की दुश्मन बन सकती हैं। 9 प्रांतों के महाद्वीप में अन्य शक्तियां 1000 राक्षस पर्वत के संसाधनों को लूट सकती हैं, लेकिन जियांग राजवंश 1000 राक्षस पर्वत पर हमला करने का नेतृत्व बिल्कुल नहीं कर सकता था। वे 1000 राक्षस पर्वत के संसाधनों को नहीं लूट सकते थे, और वे फिर से 1000 राक्षस पर्वत में कदम नहीं रख सकते थे। इस बात पर कई अलग अलग राय थी कि जियांग राजवंश के पुराने सम्राट ने जाने से पहले अपने उत्तराधिकारियों को ऐसी चेतावनी क्यों दी। कुछ लोगों ने कहा कि सम्राट राक्षस राजा की युद्ध शक्ति का सम्मान करते थे, और उन्हें लगता था कि बहुत महत्वाकांक्षा होने के बावजूद वह अभी भी एक शीर्ष स्तरीय चरित्र थे। हालांकि उन्होंने व्यक्तिगत रूप से राक्षस राजा का जीवन समाप्त कर दिया, लेकिन वे नहीं चाहते थे कि उनके उत्तराधिकारी 1000 राक्षस पर्वत की शांति को भंग करें। कुछ लोगों को ये भी लगा कि सम्राट ने 1000 राक्षस पर्वत का रहस्य खोज लिया था, और चूंकि वह स्थान संभवतः एक अशुभ स्थान था, इसलिए वह नहीं चाहते थे कि उनके उत्तराधिकारी अब 1000 राक्षस पर्वत में प्रवेश करें। लेकिन चाहे जो भी कारण रहा हो, क्योंकि जियांग राजवंश ने फिर कभी 1000 राक्षस पर्वत पर हमला नहीं किया, और उन्होंने 1000 राक्षस पर्वत में आधा कदम भी नहीं रखा। हालांकि यह अभी भी महत्वपूर्ण कारण नहीं है। महत्वपूर्ण कारण यह है कि उस समय राक्षस राजा ने अनगिनत स्कूलों पर हमला किया था और बहुत सारा खजाना लूटा था। खजाने अभी भी 1000 राक्षस पर्वत में हैं। इसके अलावा यह अफवाह है कि राक्षस राजा इतना शक्तिशाली था क्योंकि उसे 1000 राक्षस पर्वत के भीतर एक मार्शल साधना विशेषज्ञ के अवशेष मिले थे, और इसके भीतर उसे एक महान मौका मिला और यहाँ तक कि एक कुलीन आयुध भी मिला। हालांकि राक्षस राजा अभी मर चुका है, लेकिन कुलीन आयुध और उस वर्ष लूटे गए संसाधन अभी भी 1000 राक्षस पर्वत में हैं। वह स्थान जहां उसे अपना मौका मिला था संभवतः अभी भी मौजूद है। अध्याय 333 प्रतिष्ठित आमंत्रण पत्र। क्या सच में ऐसा कुछ है? क्या ऐसा हो सकता है कि इस बार यहाँ आने का उद्देश्य किसी विवाह समारोह के लिए नहीं, बल्कि 1000 राक्षस पर्वत के खजाने के लिए था? चू फैंग को आखिरकार समझ में आ गया कि कैसे प्रतिष्ठित विला 9 प्रांतों में हर जगह से सबसे शक्तिशाली शक्तियों को इस स्थान पर इकट्ठा करने में सक्षम था। तो ये पता चला कि हर कोई यहाँ किसी विवाह समारोह के लिए नहीं आया था, न ही ये किसी सच्चे गठबंधन के लिए था। ये 1000 राक्षस पर्वत में खजाने के लिए था। हालांकि यह इस तरह से कहा जाता है, लेकिन ये स्पष्ट रूप से उतना सरल नहीं है जितना की कल्पना की जाती है।
प्रतिष्ठित विला 1000 राक्षस पर्वत के भीतर के खजाने को लेने के लिए 1000 राक्षस पर्वत के कांटे से छुटकारा पाने के लिए दूसरों की शक्ति का उपयोग करना चाहता है, लेकिन वे ये भी नहीं चाहते हैं कि हर कोई 1000 राक्षस पर्वत खजानों की भूमि पर लाभ का हिस्सा लेने के लिए आए। इसीलिए उन्होंने तथाकथित विवाह समारोह की स्थापना की। इसका मतलब ये भी है कि केवल वे लोग और शक्तियां ही 1000 राक्षस पर्वत में प्रवेश कर सकती हैं जिन्हें प्रतिष्ठित विला की स्वीकृति प्राप्त है। बूबो ने समझाया, ये बहुत परेशान करने वाला लगता है। मैं जो देख रहा हूँ उसके अनुसार क्यों न हम सीधे सबसे शक्तिशाली शक्तियों के साथ मिलकर 1000 राक्षस पर्वत पर हमला करें। इस विवाह सभा में केवल युवा पीढ़ी के शक्तिशाली लोग ही जुट सकते हैं। भले ही वे प्रतिभाशाली स्तर के पात्र हों, फिर भी वे 1000 राक्षस पर्वत के भीतर राक्षसी जानवरों के समूह को हराने में सक्षम नहीं होंगे, है न? चू फैंग को थोड़ा उलझन महसूस हुई। आप समझ नहीं रहे हैं। दरअसल 9 प्रांतों में सबसे शक्तिशाली कुछ शक्तियों के बीच शत्रुतापूर्ण संबंध हैं। हर कोई 9 प्रांतों में नंबर 1 शक्ति के खिताब के लिए लड़ना चाहता है, इसलिए जब तक कोई विकल्प नहीं होगा वे बिल्कुल भी एक साथ नहीं आएंगे। ज्यादा से ज्यादा वे अस्थायी रूप से हाथ मिला लेंगे, लेकिन फिर भी बहुत सारे शोषण और चिंताएं होंगी। इसके अलावा अगर कई बड़ी शक्तियां खुलेआम हाथ मिला लेंगी तो विद्रोह की आशंकाएं पैदा होंगी और जयांग राजवंश को नाराज होने से बचाना मुश्किल होगा। उस समय सभी को इसके परिणाम भुगतने होंगे। और यह विवाह सम्मेलन केवल कई बड़ी शक्तियों के साथ गठबंधन करने के लिए नहीं है। ये 9 प्रांतों के महाद्वीप में हर किसी के लिए खुला है और यहाँ तक कि कोई आयु प्रतिबंध भी नहीं है। जब तक किसी के पास ताकत है वे इस जगह पर आ सकते हैं। यह एक लाभ है। पहाड़ों और जंगलों में एकांत में रहने वाले छिपे हुए विशेषज्ञ और किसी भी स्कूल या गुट से संबंधित नहीं होने पर भी आकर इनाम का हिस्सा ले सकते हैं। चरम शक्ति वाले प्रतिभाशाली और राक्षस भी आकर इनाम का हिस्सा ले सकते हैं। अगर हजारों राक्षस पर्वत के भीतर किसी भी प्रतिभाशाली व्यक्ति के साथ कोई दुर्घटना होती है तो इसकी जिम्मेदारी प्रतिष्ठित विला पर नहीं आती। इसकी जिम्मेदारी हजारों राक्षस पर्वत के भीतर मौजूद राक्षसी जानवरों पर आती है। इसलिए उस प्रतिभा के पीछे की शक्ति हजारों राक्षस पर्वत के राक्षसी जानवरों को बिल्कुल भी नजरअंदाज नहीं करेगी और उनके बारे में कुछ नहीं करेगी। सरल शब्दों में, चूंकि प्रतिष्ठित विला 1000 राक्षस पर्वत की देखभाल करना चाहता है, फिर भी उसके पास पर्याप्त ताकत नहीं है, इसलिए उसे अन्य लोगों और शक्तियों के साथ गठबंधन करना होगा जिनके पास ताकत है। हालांकि चूंकि वहां एक विशालकाय जयांग राजवंश है जो बगल में खड़ा है, इसलिए अगर वे अन्य शक्तियों के साथ गठबंधन करना चाहते हैं तो उनके लिए कई प्रतिबंध हैं। इसके अलावा दुश्मन के खिलाफ शक्तियों के साथ अस्थायी रूप से हाथ मिलाना हमेशा दोधारी तलवार की तरह होता है। अगर एक जगह पर खराब तरीके से काम किया गया तो दोहरा नुकसान होगा और उनकी अपनी जीवन शक्ति को भी नुकसान पहुंचेगा। लेकिन प्रेस्टिजियस विला ने इस विवाह समारोह की व्यवस्था की और सबसे बड़ी बात यह है कि इससे आत्मक्षति की मात्रा कम हो जाती है। अगर कुछ गलत हो जाता है तो वे सभी जिम्मेदारियों से मुक्त हो सकते हैं। बूबो ने समझाया, तो यह ऐसा ही है। बूबो की व्याख्या सुनने के बाद ही चू फैंग को विवाह समारोह के बारे में विशिष्ट स्थिति समझ में आई। ये कहना होगा कि बूबो जो विश्व आत्मा संघ से आया था, जानकारी के मामले में चू फैंग से कहीं बेहतर था। इसके अलावा चेहरे के कारण यहाँ तक कि शीर्ष स्तर की शक्तियाँ केवल युवा पीढ़ी के लोगों को इस विवाह समारोह में शामिल होने के लिए भेजेंगी। हालांकि यहाँ ऐसा कोई नहीं है जिसके पास ऐसी ताकत है जो दूसरों से आगे नहीं निकलती है। चू फैंग, तुम्हें पता होना चाहिए कि प्रतिष्ठित विला ने 8 प्रतिष्ठित निमंत्रण पत्र भेजे हैं। बूबो ने बोलना जारी रखा। प्रतिष्ठित निमंत्रण पत्र? मुझे नहीं पता। प्रतिष्ठित निमंत्रण पत्र क्या होते हैं? चू फैंग वास्तव में नहीं जानता था। ये देखकर बूबो ने उसे जानकारी को अवरुद्ध करने के लिए उपहास नहीं किया। उन्होंने समझाना जारी रखा, तो मैं तुम्हें बताता हूँ। हालांकि मेरे विश्व आत्मा संघ को आमंत्रित किया गया था, लेकिन उदाहरण के लिए आप और मैं, साथ ही विश्व आत्मा संघ की युवा पीढ़ी के कई लोगों को अभी भी कुछ परीक्षणों को पारित करने की आवश्यकता है, इससे पहले कि हम वास्तव में तथाकथित विवाह सभा में प्रवेश कर सके और भाग ले सके, और उसके बाद ही हमारे पास 1000 राक्षस पर्वत में प्रवेश करने की योग्यता होगी। लेकिन प्रतिष्ठित आमंत्रण पत्र पाने वाले लोगों को किसी भी परीक्षण या जांच की आवश्यकता नहीं होती है। इसे ताकत और पद का प्रतीक कहा जा सकता है। लेकिन प्रतिष्ठित विला द्वारा 8 प्रतिष्ठित निमंत्रण पत्र भेजना कोई रहस्य नहीं है। मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि 8 निमंत्रण पत्रों में किसे आमंत्रित किया गया था। बूबो ने कहा, वे कौन हैं?
चू फैंग की जिज्ञासा और बढ़ गई। इन 8 लोगों को वर्तमान 9 प्रांतों के महाद्वीप की युवा पीढ़ी के बीच वास्तव में प्रसिद्ध लोग कहा जा सकता है। तांग प्रांत, युवानगान स्कूल के नंबर 1 शिष्य तांग येक्सियो। सोंग प्रांत, अग्निदेव स्कूल के नंबर 1 शिष्य सोंग किंगफे। युआन प्रांत, छिपे हुए श्वेत संप्रदाय के नंबर 1 शिष्य बाय यूनिफे। टीएन, बाय यूनिफे इक्वल्स सफेद बादल उड़ते हैं। मिंग प्रांत, स्वतंत्र और अप्रतिबंधित घाटी के नंबर 1 शिष्य लियू शियाओयाओ। टीएन, ज़ियाओयाओ इक्वल्स स्वतंत्र और अनियंत्रित। सुई प्रांत, तलवार भगवान घाटी का नंबर 1 शिष्य मुरोंगियो। इसके अलावा जी कबीले के सदस्य, भावी प्रमुख, जी बुफान के बड़े भाई, जी क्विंगमिंग। साथ ही मेरे विश्व स्पिरिट गिल्ड की युवा पीढ़ी में नंबर 1 व्यक्ति, जू झोंग्यो। वे लोग बहुत मजबूत हैं। कुछ लोग पहले ही स्वर्ग के दायरे में प्रवेश कर चुके हैं, और जो लोग नहीं भी हैं, वे भी गहन दायरे के शिखर पर हैं। कुछ लोग अद्वितीय, मजबूत तरीकों को समझते हैं, और कुछ लोग तो कुलीन शस्त्रों को भी समझते हैं। वे ऐसे अस्तित्व हैं जिन्हें पुरानी पीढ़ी के लोग भी आसानी से अपमानित करने की हिम्मत नहीं करते। हालांकि उन लोगों के बीच चू फैंग, आपको एक व्यक्ति से सावधान रहना चाहिए, जी किंगमिंग। जी किंगमिंग पहले ही स्वर्ग क्षेत्र में कदम रख चुका है, और न केवल उसके पास जी कबीले का कुलीन आयुध, कांटों का कवच है, बल्कि वह एक नीला लबादा वाला विश्व प्रेतात्मावादी भी है। वह व्यक्ति इतना शक्तिशाली है कि वह अपनी पीढ़ी के लोगों को घृणा से देख सकता है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि वह अपने छोटे भाई जी बुफान से बहुत प्यार करता है। पिछली बार तुमने असुर घोस्ट ओवर में जी बुफान पर हमला किया था। इस बार अगर तुम जी किंगमिंग से मिलोगे तो मुझे डर है कि वह तुम्हें जाने नहीं देगा। हालांकि आपको बहुत चिंतित होने की जरूरत नहीं है। आप मेरे विश्व आत्मा संघ का हिस्सा हैं, इसलिए इस बार अगर हम आसानी से विवाह समारोह की योग्यता प्राप्त कर सकते हैं और 1000 राक्षस पर्वत में सफलतापूर्वक प्रवेश कर सकते हैं, तो ये तब तक ठीक रहेगा जब तक आप हमारा अनुसरण करते रहेंगे। क्योंकि मेरे वर्ल्ड स्पिरिट गिल्ड के बड़े भाई जू झोंग्यू ने कुछ समय पहले ही स्वर्ग क्षेत्र में कदम रखा है, और वह एक ब्लू क्लोक वर्ल्ड स्पिरिटिस्ट भी है। उसके साथ भले ही जी किंगमिंग आपको छूना चाहे, फिर भी उसे इसके बारे में 3 बार और सोचना होगा। बू बो ने गंभीरता से याद दिलाया। मम, चू फैंग ने अपना सिर हिलाया। वह जानता था कि उसने अनजाने में एक बहुत बड़े दुश्मन को नाराज कर दिया है। स्वर्ग का क्षेत्र, चू फैंग गहराई से जानता था कि उस अवस्था में लोग कितने भयानक थे। यान यांगटियन और लिन मोली, जो स्वर्ग क्षेत्र के प्रथम स्तर के लोग थे, उसे उस स्थिति में जाने के लिए मजबूर कर सकते थे। जी कबीले के सबसे शक्तिशाली प्रतिभाशाली व्यक्ति जी किंगमिंग की तो बात ही छोड़िए, जिसके पास एक विशिष्ट आयुध था। बू बो, ये सही नहीं है। आपने कहा था कि 8 प्रतिष्ठित निमंत्रण पत्र थे, लेकिन आपने केवल 7 लोगों के बारे में बताया। 8वां कौन है? अचानक चू फैंग ने उत्सुकता से पूछा। भाई चू फैंग, आपको अनुमान लगाना चाहिए कि अंतिम व्यक्ति कौन है। बू बो ने कहा, मैं इसका अनुमान लगा सकता हूँ। हालांकि चू फैंग का सिर कोहरे से भर गया था। हाँ, ध्यान से सोचो, 9 प्रांतों के महाद्वीप में 9 प्रांत हैं। हान प्रांत पर जयांग राजवंश का कब्जा है, और वह विशालकाय अन्य शक्तियों की गतिविधियों में भाग नहीं लेगा, क्योंकि अपने दिल की गहराई से वे हमें नीची नज़र से देखते हैं। प्रतिष्ठित विला के नंबर 1 शिष्य लियू झिझुन के लिए, हालांकि वह बहुत मजबूत है, क्योंकि यह विवाह समारोह बाहर के लिए खुला है, इसलिए उसके लिए निमंत्रण पत्र प्राप्त करना असंभव होगा। इसके बारे में सोचो, उन प्रांतों में युवा पीढ़ी के सबसे मजबूत लोगों के अलावा किस अन्य प्रांत का उल्लेख नहीं किया गया। आप मेरे एजोर प्रांत के बारे में बात कर रहे हैं। ये सही है। पिछले प्रतिष्ठित आमंत्रण पत्र द्वारा जिस व्यक्ति को आमंत्रित किया गया था, वह आपके एजोर प्रांत की युवा पीढ़ी से था। अध्याय 334 भविष्य का नंबर 1 व्यक्ति। क्या ये वास्तव में मेरे एजोर प्रांत की युवा पीढ़ी का व्यक्ति है? बू बो, क्या आपको यकीन है कि यह मजाक नहीं है? चू फैंग कई बार और अधिक चकित हो गया जब उसने गूबो की दृढ़ आवाज सुनी। एजोर प्रांत से आने वाले व्यक्ति के रूप में चू फैंग एजोर प्रांत की युवा पीढ़ी के बारे में और अधिक नहीं समझ सकता था। एजोर प्रांत की युवा पीढ़ी में वह वास्तव में किसी ऐसे व्यक्ति के बारे में नहीं सोच सकता था जिसके पास तथाकथित प्रतिष्ठित आमंत्रण पत्र प्राप्त करने की योग्यता हो। बेशक मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ। चू फैंग, आप एजोर प्रांत से हैं, इसलिए आपको अंदाजा लगाना चाहिए कि यह प्रतिष्ठित निमंत्रण पत्र किसने प्राप्त किया है। आखिरकार ऐसे चरित्र का नाम पहले से ही पूरे एजोर प्रांत में फैल जाना चाहिए था और अपनी पीढ़ी के भीतर अजेय होना चाहिए था। बू बो ने कहा। बू बो,
आप वास्तव में किस व्यक्ति के बारे में बात कर रहे हैं? स्वाभाविक रूप से चू फैंग यह अनुमान लगाने में असमर्थ था कि किस व्यक्ति को प्रतिष्ठित निमंत्रण पत्र मिला है। ये झांग तियानी है, गु बो ने कहा। झांग तियानी, ये नाम सुनने के बाद चू फैंग को बहुत आश्चर्य हुआ क्योंकि उसने पहले भी यह नाम सुना था। कई साल पहले एजो ड्रैगन स्कूल में एक प्रतिभाशाली व्यक्ति आया था। जब वह प्रतिभाशाली व्यक्ति 16 साल का था, तब वह पहले से ही एजो ड्रैगन स्कूल का नंबर 1 शिष्य था। एजो ड्रैगन स्कूल के आंतरिक प्रांगण में प्रसिद्ध विंग्स एलायंस की स्थापना भी झांग तियानी नामक इस व्यक्ति ने की थी। हालांकि झांग तियानी के एजो ड्रैगन स्कूल का नंबर 1 शिष्य बनने के तुरंत बाद उसने स्कूल छोड़ दिया और फिर कभी दिखाई नहीं दिया। इतने साल बीत गए और कोई नहीं जानता था कि वह कहाँ गया। फिर भी उस पल गु बो ने वास्तव में झांग तियानी का नाम लिया था। साथ ही उसके शब्दों से चू फैंग बता सकता था कि वह जिस झांग तियानी के बारे में बात कर रहा था वह एजोर प्रांत से आया होगा। इसलिए चू फैंग सोच रहा था कि वह जिस झांग तियानी को जानता था और गु बो के शब्दों में झांग तियानी एक ही व्यक्ति था या नहीं। चू फैंग, तुम्हें झांग तियानी नामक इस व्यक्ति के बारे में तो सुनना चाहिए था न। चू फैंग के हैरान करने वाले भाव को देखकर गु बो को भी बेहद आश्चर्य हुआ और वह वापस पूछने से खुद को रोक नहीं सका। मैंने वास्तव में झांग तियानी का नाम सुना है और वह मूल रूप से मेरे ही स्कूल में था। हालांकि उसने कई साल पहले एजोर ड्रैगन स्कूल छोड़ दिया था और एजोर प्रांत में उसके बारे में कोई और खबर नहीं थी। इसलिए मुझे यकीन नहीं है कि आप जिस झांग तियानी के बारे में बात कर रहे हैं वह वही है जिसे मैं जानता हूँ। चू फैंग ने सच्चाई के साथ जवाब दिया। यह अजीब है, उसके जैसा चरित्र एजोर प्रांत में अज्ञात नहीं होना चाहिए। लेकिन चू फैंग, क्या जिस झांग तियानी के बारे में तुम बात कर रहे हो वह एक मार्शल साधना प्रतिभा है? गु बो ने कुछ देर सोचने के बाद पूछना जारी रखा। मम्मा, उन्होंने वास्तव में एजो ड्रैगन स्कूल के शिष्यों के दिलों में एक किंवदंती छोड़ी है। वह एक दुर्लभ मार्शल साधना प्रतिभा है, चू फैंग ने उत्तर दिया। अगर ऐसा है तो मुझे लगता है कि यह बहुत संभव है कि यह वही व्यक्ति हो, क्योंकि हाल के वर्ष में झांग तियानी का नाम कई बड़े प्रांतों में पूरी तरह से गूंज उठा था। भले ही वह मेरे आत्मा प्रांत में न गया हो, फिर भी मेरे आत्मा प्रांत की शीर्ष शक्तियों ने सुना कि एक असाधारण प्रतिभा एजोर प्रांत में प्रकट हुई है। गु बो ने कहा, वास्तव में क्या हुआ? चू फैंग ने अधीरता से बहुत करीब से पूछा। यह मामला काफी लंबा है। सबसे पहले यह 1 साल पहले तान प्रांत में हुआ था। हालांकि तान प्रांत का युवानगान स्कूल तान प्रांत का शासक नहीं है, फिर भी ये तान प्रांत का नंबर 1 स्कूल है। इसकी ताकत बेहद शक्तिशाली है और युवानगान स्कूल का नंबर 1 शिष्य तांग येक्सियू एक दुर्लभ प्रतिभाशाली व्यक्ति भी है। एक बार पहले गहन क्षेत्र के 9वें स्तर की साधना के साथ उसने स्वर्ग क्षेत्र के एक स्तर के एक विशेषज्ञ से 3 दिन और 3 रात तक बिना परिणाम तय किए युद्ध किया। हालांकि ठीक 1 साल पहले युवानगान स्कूल के उत्सव के उल्लासपूर्ण दिन पर एक युवक स्कूल में आया और तांग येक्सियू को चुनौती दी। जब उन्होंने उस व्यक्ति की हरकतों का सामना किया तो वहां मौजूद सभी लोगों को लगा कि यह मूर्खतापूर्ण है, क्योंकि उस व्यक्ति की उम्र तांग येक्सियू के करीब थी। वे दोनों एक ही पीढ़ी के थे। हालांकि तान प्रांत में युवा पीढ़ी में कोई भी ऐसा नहीं था जो तांग येक्सियू का मुकाबला कर सके। इसलिए कई लोगों को लगा कि नर अपमान की तलाश में था और तांग येक्सियू ने भी शांति से युद्ध के लिए सहमति व्यक्त की। हालांकि अप्रत्याशित बात यह थी कि नर के पास तांग येक्सियू के समान ही साधना थी, क्योंकि उसके पास भी गहन क्षेत्र के 9वें स्तर की साधना थी और 10 छोटे दौरों के भीतर उसने तांग येक्सियू को हरा दिया। तांग येक्सियू को हराने के बाद उस पुरुष ने अपना नाम पीछे छोड़ दिया। अजूर प्रांत से झांग तियानी, गु बो ने कहा, वह वास्तव में इतना शक्तिशाली था। उस पल चू फैंग भी बहुत हैरान होने से नहीं बच सका। तांग येक्सियू 3 दिन और 3 रात तक बिना हारे स्वर्ग क्षेत्र के विशेषज्ञ के साथ युद्ध करने में सक्षम था और गहन क्षेत्र के 9वें स्तर की साधना के साथ पहले से ही यह बता रहा था कि वह एक अत्यंत उत्कृष्ट प्रतिभाशाली व्यक्ति था। स्वर्ग का क्षेत्र अन्य क्षेत्रों से बहुत अलग था। यह एक ऐसी सीमा थी जिसे पार करना बहुत कठिन था। शीर्षस्थ प्रतिभा के बिना कोई भी वह नहीं कर सकता जो तांग येक्सियू ने किया। हालांकि झांग तियानी, जो तांग येक्सियू के समान ही क्षेत्र में था, उसने वास्तव में तांग येक्सियू को 10 राउंड में हरा दिया था। इसका क्या मतलब था? इसका मतलब यह था कि झांग तियानी न केवल तांग येक्सियू से थोड़ा अधिक शक्तिशाली था, वह एक सुपर जीनियस था जो एक शीर्ष जीनियस से भी अधिक प्रतिभाशाली था। लेकिन यह अंत नहीं था। तांग येक्सियू के आयोजन के तुरंत बाद
सोंग प्रांत के नंबर 1 प्रतिभाशाली सोंग किंगफेंग का भी यही हश्र हुआ। जब वह स्कूल में पहुंचा तो उसे झांग तियानी ने चुनौती दी और 10 चालों में ही उसे हरा दिया गया। इसके तुरंत बाद युआन प्रांत के नंबर 1 प्रतिभाशाली बाई यूनिफी, साथ ही मिंग प्रांत के नंबर 1 प्रतिभाशाली लियू शियाओयाओ सभी को झांग तियानई ने चुनौती दी और उनमें से कोई भी व्यक्ति झांग तियानई के हाथों 10 राउंड से आगे नहीं बढ़ सका। गू बो ने कहना जारी रखा और उसके पूरे चेहरे पर प्रशंसा की झलक दिखाई दी। हो टिल्ड टिल्ड टिल्ड, और उस पल चू फैंग भी ठंडी हवा की सांस लेने से खुद को रोक नहीं सका। वर्तमान में उसने पहले ही मूल रूप से पुष्टि कर दी थी कि झांग तियानी उसके एजो ड्रैगन स्कूल का झांग तियानी था, लेकिन उसने कभी नहीं सोचा होगा कि झांग तियानी इस स्तर पर एक प्रतिभाशाली व्यक्ति था। ईमानदारी से कहूं तो अभी झांग तियानी का नाम पूरे प्रांत में फैल चुका है, इसलिए मैंने कभी नहीं सोचा था कि आपके एजोर प्रांत में किसी को नहीं पता होगा कि उसने ऐसा कुछ किया है। अचानक गू बो मुस्कुराया। हे, एजोर प्रांत में शक्तियां अन्य प्रांतों की तुलना में कमजोर हैं, इसलिए ये समझ में आता है कि हमें जानकारी से वंचित किया जा रहा है। हालांकि चू फैंग ने ऐसा ही कहा, लेकिन उसके चेहरे पर एक कड़वी मुस्कान भी थी। आह, ऐसा मत कहो। कई सौ साल पहले एजोर प्रांत हमेशा 9 प्रांतों में सबसे मजबूत प्रांत था। खासकर 1000 साल पहले एजो ड्रैगन संस्थापक वह एक ऐसा अस्तित्व था जिससे जियांग राजवंश भी डरता था। हालांकि पिछले 200 सालों से एजोर प्रांत में गिरावट आई है, लेकिन अभी क्या झांग तियानी जैसी असाधारण प्रतिभा नहीं उभरी है? इसके अलावा झांग तियानी के अलावा आप भी हैं, भाई चू फैंग। गू बो ने मुस्कुराते हुए कहा। मैं? भाई गू बो, मजाक मत करो। युवा पीढ़ी में होने के बावजूद केवल दूसरों की उपलब्धियों के बारे में ही सुन सकते हैं। जब ऐसा कहा जाता है तो यह वास्तव में दुखद है। चू फैंग ने कड़वाहट से मुस्कुराते हुए कहा। वर्तमान में एजोर प्रांत में वह वास्तव में एक शीर्ष स्तरीय चरित्र था, लेकिन ऐसा केवल इसलिए था क्योंकि वह एग्गी की शक्ति पर निर्भर था। अगर एग्गी यहाँ नहीं होता तो चू फैंग मूल क्षेत्र के 9वें स्तर पर केवल एक छोटा साधक होता। शायद उसे एजोर प्रांत में अपना स्थान मिल जाता, लेकिन 9 प्रांतों के महाद्वीप के भव्य मंच पर उसकी अपनी साधना को आसानी से टेबल पर नहीं लिया जा सकता था। भाई चू फैंग, आप ऐसा कैसे सोच सकते हैं? हाँ, अभी जी किंग मिंग, झांग तियानी, साथ ही मेरे विश्वात्मा गिल्ड के जू झोंग्यू वास्तव में बहुत मजबूत हैं और वे युवा पीढ़ी के प्रतिनिधि चरित्र हैं, लेकिन उनकी उम्र कितनी है? वे कितने समय से मार्शल साधना कर रहे हैं? हम कितने साल के हैं? हम कितने समय से मार्शल साधना कर रहे हैं? 5 साल और 7 साल और 10 साल और जब हम बड़े हो जाएंगे, जब हम उनकी वर्तमान उम्र तक पहुंच जाएंगे, तो ये कैसे संभव होगा कि हम वर्तमान उनसे कमतर हों? भाई चू फैंग, मैं तुमसे ये कहूँगा, मुझे, गू बो को, यह विश्वास है। कुछ साल बाद बड़े भाई जू झोंग्यू की वर्ल्ड स्पिरिट गिल्ड में मौजूदा स्थिति मेरी होगी, लेकिन मुझे इससे भी ज्यादा विश्वास है कि जब मैं 9 प्रांतों के महाद्वीप की युवा पीढ़ी में एक प्रसिद्ध व्यक्ति बन जाऊंगा, भाई चू फैंग, तो आप निश्चित रूप से 9 प्रांतों के महाद्वीप की युवा पीढ़ी में नंबर 1 व्यक्ति बन जाएंगे। मत भूलना, आप ही वह व्यक्ति हैं जो असुर भूत टॉवर के शीर्ष पर चढ़ गए थे। गू बो ने बेहद ईमानदारी से शपथ ली क्योंकि उसका चेहरा आत्मविश्वास से भर गया था। अध्याय 335 भद्दा बूढ़ा आदमी। चू फैंग, यहाँ तक कि मैं, गू बो, गहराई से मानता हूँ और इसमें संदेह नहीं करता कि आप एक प्रतिभाशाली व्यक्ति हैं, इसलिए आप खुद पर संदेह नहीं कर सकते क्योंकि तथ्य साबित करते हैं कि आपकी प्रतिभा वास्तव में मुझसे और जी बुफान से कहीं ऊपर है। 1 साल पहले मैं और जी बुफान पहले से ही मूल क्षेत्र के 7वें स्तर पर थे और 1 साल के समय के साथ हम दोनों मूल क्षेत्र के 9वें स्तर पर पहुंच गए हैं। गहन क्षेत्र से केवल 1 कदम की दूरी है और सभी को लगा कि हम दोनों प्रतिभाशाली हैं क्योंकि हम इस उम्र में इस कदम तक पहुंच सकते हैं। हालांकि चू फैंग, तुम और मैं उम्र में एक जैसे हैं। 1 साल पहले तुम मूल क्षेत्र के केवल पहले स्तर पर थे, फिर भी तुम उस दबाव का सामना कर सकते थे जिसका सामना न तो मैं और न ही जी बुफान असुर भूत टॉवर में कर सकते थे। तुम जी बुफान को एक कुत्ते की तरह हरा सकते थे जो तुमसे 6 स्तर की साधना में आगे था। अभी 1 वर्ष के समय में आपने मूल क्षेत्र के प्रथम स्तर से मूल क्षेत्र के 9वें स्तर में कदम रखा है और मेरे तथा जी बुफान दोनों के साधना क्षेत्र को पकड़ लिया है। मैं इस तरह की मार्शल साधना गति के प्रति अपनी गहरी प्रशंसा व्यक्त करता हूं क्योंकि मुझे लगता है कि उसी युग के लोगों में पहले से ही कोई ऐसा नहीं है जिसकी तुलना आपसे की जा सके। जब गू बो बोल रहा था तो वह थोड़ा भावुक हो गया क्योंकि उसने पहले ही पता लगा लिया था, क्योंकि चू फैंग ने अपनी साधना को नहीं छिपाया था
कि चू फैंग की वर्तमान साधना भी उसकी ही तरह थी, क्योंकि वह भी मूल क्षेत्र के 9वें स्तर का साधक था। उस गति ने उसे चौंका दिया और प्रशंसा से आहें भरने लगा। भाई गुबो, याद दिलाने के लिए शुक्रिया। मैं, चू फैंग, आप जैसे दोस्त को पाकर बहुत खुश हूँ। गुबो की बात सुनकर चू फैंग भी खुशी से मुस्कुराया। ऐसा नहीं था कि वह गुबो की बात का मतलब नहीं समझ पाया था। असल में चू फैंग शुरू से आखिर तक अपने भविष्य को लेकर आत्मविश्वास और उम्मीद से भरा हुआ था। हालांकि उसने कभी नहीं सोचा होगा कि गुबो वास्तव में उसे इतना पसंद करेगा। आखिरकार गुबो जैसे लोग जो असाधारण रूप से बेहद मजबूत प्रतिभा के साथ पैदा हुए थे, उन्हें मूल रूप से खुद पर बहुत गर्व होना चाहिए। हालांकि गुबो ने ऐसा नहीं किया। इसके बजाय उसने चू फैंग की ताकत को स्वीकार किया और यहाँ तक कि महसूस किया कि चू फैंग उससे भी अधिक शक्तिशाली है। अभी अभी उसने वर्ल्ड स्पिरिट गिल्ड से मिली जानकारी को भी चू फैंग को बेरोक-टोक दे दिया। इससे पता चला कि उसे चू फैंग पर बहुत भरोसा था। तो यही कारण था कि चू फैंग खुश था। चू फैंग को लगा कि गुबो एक ऐसा दोस्त है जिसे वह बना सकता है, और वर्तमान में उसे सबसे ज्यादा जरूरत ऐसे दोस्तों की है जिनके लिए वह अपना दिल खोल सके। सच्चे दोस्त। बाद के समय में लगभग हर दिन गुबो चू फैंग के पास आता था और उससे बात करता था। आत्मा निर्माण तकनीकों के साथ साथ मार्शल साधना के बारे में भी चर्चा करता था। दोनों के बीच संबंध भी और भी घनिष्ठ होते गए और वे दोस्त बन गए जो हर संभव विषय पर बात करते थे। और जब चू फैंग और अन्य लोग प्रतिष्ठित विला में आराम से दिन गुजार रहे थे, तब विवाह समारोह का चयन भी हो रहा था। आखिरकार थोड़ी देर की स्क्रीनिंग के बाद प्रेस्टिजियस विला के बाहरी शहर में कई हजारों लोग पहले से ही उमड़ पड़े। वे लोग हर जगह से आए थे और उनमें से ज्यादातर युवा पीढ़ी के लोग थे। हालांकि वहां कुछ ऐसे लोग भी थे जो बुजुर्ग थे, लेकिन उनकी उम्र चाहे जो भी रही हो या वे कहीं से भी आए हों, वे एक खास ताकत से लैस थे और उन सभी का लक्ष्य एक ही था। ये प्रतिष्ठित विला की शादी की सभा थी। इस दिन वे सभी प्रतिष्ठित विला के बाहरी शहर में एकत्रित हुए थे क्योंकि विवाह समारोह की योग्यता परीक्षा, जिसकी योजना काफी समय से बनाई गई थी, आज से शुरू होने वाली थी। देखो, क्या ये वही बदतमीज बूढ़ा आदमी वान कियांग नहीं है? वह भी यहाँ क्यों है? हे भगवान, इतना प्रसिद्ध वरिष्ठ विशेषज्ञ वास्तव में इस तरह की विवाह सभा में शामिल होने के लिए आया है। ये बहुत अस्वीकार्य है न? बकवास। वह किस तरह का वरिष्ठ विशेषज्ञ है? वह एक घृणित और बेशर्म इंसान है जिसने हर तरह की बुराई की है। प्रेस्टिजियस विला वास्तव में क्या सोच रहा है? वे ऐसे आदमी को कैसे अंदर आने दे सकते हैं? क्या वे अपनी महिलाओं को ऐसे जानवर द्वारा अपवित्र होने नहीं दे रहे हैं? अचानक भीड़ में कोलाहल मच गया। चू फैंग ने अपनी नजरें टेढ़ी करके इधर उधर देखा। उसने एक सफेद और भूरे बालों वाला छोटा बूढ़ा आदमी देखा जो भीड़ में चला आ रहा था और उसे अनगिनत नजरों से घूरा जा रहा था और तरह तरह के शब्दों से उसका मजाक उड़ाया जा रहा था। बूढ़े आदमी ने ऐसा व्यवहार किया जैसे उसने दूसरों की बातें नहीं सुनी हों। शुरू से आखिर तक उसके मुंह के कोने ऊपर की ओर उठने के कारण उसका मुंह भरा हुआ था। उसकी आंखें बेचैनी से प्रतिष्ठित विला की सुंदरियों पर घूम रही थी जो ऊंचे मंच पर थी। वह देखने में मग्न था और बिना किसी रोक टोक के उसने अपनी जीभ भी निकाली और अपने होंठ चाटे। वह बिल्कुल एक बूढ़ा बदमाश लग रहा था। हालांकि बूढ़ा आदमी एक बुजुर्ग व्यक्ति होने के बावजूद सम्मानजनक नहीं था। चू फैंग ने आश्चर्यचकित होकर पाया कि उसकी ताकत बेहद भयावह थी। वह स्वर्ग क्षेत्र का विशेषज्ञ था। गुबो, ये बूढ़ा आदमी कौन है? वह इतना प्रसिद्ध क्यों है? ऐसा लगता है कि बहुत से लोग उसे पहचानते हैं। चू फैंग ने उत्सुकता से गुबो से पूछा जो चू फैंग के बगल में खड़ा था। उस बूढ़े आदमी का नाम वान कियांग है। उसका एक उपनाम अश्लील बूढ़ा आदमी भी है। वह एक बलात्कारी है जिसकी हवस आसमान को छू सकती है और वह कई प्रांतों से भागा हुआ भी है। 9 प्रांतों में हर जगह वांटेड पोस्टर लगाए गए हैं और उसने जिन महिलाओं के साथ अपवित्रता की है उनकी संख्या अनगिनत है। गुबो ने विस्तार से बताया। ऐसा व्यक्ति संभवतः प्रतिष्ठित विला में कैसे आ सकता है? उस पल चू फैंग को आखिरकार समझ में आ गया कि उन लोगों को उस बदतमीज बूढ़े आदमी से इतनी घृणा क्यों थी। ऐसा इसलिए था क्योंकि वह वास्तव में एक अप्रिय व्यक्ति था जिसने अनगिनत पाप किए थे। ये बदतमीज बूढ़ा आदमी बहुत होशियार है। हालांकि उसकी दिलचस्पी सुंदरियों में है, लेकिन वह अपनी सीमाएं भी जानता है। वह अपने गंदे हाथ उन शक्तियों की ओर बिल्कुल नहीं बढ़ाएगा जो उससे ज्यादा ताकतवर हैं। ठीक इसी वजह से, हालांकि उस बदतमीज बूढ़े ने बहुत बुरे काम किए हैं, लेकिन उसने किन प्रांत में कोई अपराध नहीं किया है, न ही उसे प्रेस्टिजियस विला से कोई शिकायत है।
इसलिए स्वाभाविक रूप से प्रेस्टिजियस विला उसे प्रवेश से मना नहीं करेगा। इसके अलावा प्रतिष्ठित विला ने इस विवाह समारोह को शुरू करने का कारण मूल रूप से ये था कि वे कुछ लोगों को आमंत्रित कर सके जो उन्हें 1000 राक्षस पर्वत में राक्षसी जानवरों को संभालने में मदद करें। प्रतिष्ठित विला के लिए कोई कारण नहीं है कि वह एक स्वर्ग क्षेत्र विशेषज्ञ जैसे कि भद्दे बूढ़े व्यक्ति को स्वीकार न करे। बूबो ने समझाया, तो यह ऐसा ही है। ऐसा लगता है कि विवाह समारोह में मनुष्य और ड्रैगन एक साथ मिल गए हैं और सभी प्रकार के लोग यहाँ होंगे। चू फैंग मदद नहीं कर सका लेकिन आहें भरता रहा। अधिक से अधिक उसे लगा कि विवाह समारोह उतना सरल नहीं था जितना उसने कल्पना की थी। और जब उस फूहड़ बूढ़े ने एक छोटा सा हंगामा शुरू कर दिया तो प्रतिष्ठित विला प्रबंधक के बुजुर्ग आखिरकार प्रकट हुए। 5 बुजुर्ग प्रकट हुए और उन सभी के पास स्वर्ग क्षेत्र की खेती थी। जिसने नेतृत्व किया वह स्वर्ग क्षेत्र के दूसरे स्तर पर भी पहुंच गया। और बूबो के शब्दों के अनुसार स्वर्ग क्षेत्र के दूसरे स्तर का बुजुर्ग प्रतिष्ठित विला में सबसे मजबूत अस्तित्व बिल्कुल नहीं था। उससे कोई भी प्रतिष्ठित विला की ताकत बता सकता था, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात यह थी कि उस बुजुर्ग ने चू फैंग और अन्य हजारों लोगों को बताया कि विवाह समारोह में भाग लेने की योग्यता प्राप्त करने के लिए क्या करना होगा। सबसे पहले मैं विला के प्रमुख का प्रतिनिधित्व करता हूं और यहां आने वाले सभी लोगों को धन्यवाद देता हूं, दूरी के बावजूद मेरे प्रतिष्ठित विला के विवाह समारोह में सच्चे दिल से शामिल होने के लिए। सभी की ईमानदारी को लौटाने के लिए इस विवाह समारोह में मेरे प्रतिष्ठित विला ने सावधानीपूर्वक 100 उत्कृष्ट महिला शिष्यों को चुना। उन सभी में सुंदरता के अपने विशेष गुण हैं और उनकी साधना और प्रतिभा उनकी पीढ़ी के बीच अच्छी तरह से जानी जाती है। मैं एक एक करके उनके बेहतरीन पहलुओं को शब्दों में बयां नहीं कर सकता, लेकिन मैं आप सभी को ये गारंटी देने का साहस करता हूं कि इस बार मेरे प्रतिष्ठित विला के विवाह समारोह में शामिल महिलाएं 9 प्रांतों के महाद्वीप में सबसे उत्कृष्ट महिलाएं हैं। वे निस्संदेह दुनिया के किसी भी पुरुष के योग्य होंगी और अभी वे मुख्य शहर में आप सभी का इंतजार कर रहे हैं। क्या आपको उनका समर्थन पाने का मौका मिलेगा और कौन वास्तव में किसी सुंदरी को वापस ला पाएगा, यह आपकी अपनी ताकत पर निर्भर करेगा। अध्याय 336 पुरस्कार आकर्षित करना। गड़गड़ाहट गड़गड़ाहट गड़गड़ाहट। जैसे ही बूढ़े आदमी ने बोलना समाप्त किया, भीड़ के सामने की जमीन धीरे धीरे कानों को चीर देने वाली गड़गड़ाहट की आवाजों के साथ हिलने लगी। अंत में 2 विशाल प्रवेश द्वार दिखाई दिए तो पता चला कि जमीन के नीचे 2 गहरी और चौड़ी सुरंगें थीं जो एक विशाल भूमिगत महल की ओर जाती थीं। सभी ये 2 सुरंगें मेरे प्रतिष्ठित विला के असीम भूमिगत महल तक जाती हैं। सभी आपको इस विवाह समारोह में भाग लेने के योग्य होने के लिए केवल इस असीम भूमिगत महल से गुजरना होगा। और क्योंकि ऐसे बहुत से लोग हैं जो उसकी परीक्षा में भाग लेने जा रहे हैं, इसलिए निष्पक्षता के लिए असीम भूमिगत महल को 2 स्तरों में विभाजित किया गया है। एक स्तर गहन क्षेत्र साधकों और 18 वर्ष की आयु वालों के लिए उपयुक्त है। उन लोगों को गहन स्तर के असीम भूमिगत महल में प्रवेश करना होगा। दूसरा स्तर मूल क्षेत्र के साधकों और उन लोगों के लिए उपयुक्त है जो 18 वर्ष की आयु तक नहीं पहुंचे हैं। वे मूल स्तर के भूमिगत महल में प्रवेश करना चुन सकते हैं और जब तक वे इसे पास कर सकते हैं, इसी तरह वे विवाह समारोह में भाग लेने की योग्यता प्राप्त कर सकते हैं। इसके अलावा अगर 18 वर्ष की आयु तक नहीं पहुंचे लोगों को लगता है कि मूल स्तर का भूमिगत महल बहुत सरल है और उन्हें लगता है कि यह उनकी अपनी ताकत के प्रति अन्याय है, तो वे गहन स्तर के भूमिगत महल में प्रवेश करना चुन सकते हैं। हालांकि जो पहले से ही 18 वर्ष के हैं, वे मूल स्तर के भूमिगत महल में प्रवेश नहीं कर सकते हैं। और इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि यह मूल स्तर का भूमिगत महल है या गहन स्तर का भूमिगत महल, इसे पार करने वाले पहले व्यक्ति को एक उदार इनाम मिलेगा। मूल स्तर के भूमिगत महल के लिए सबसे पहले पास होने वाले को एक प्रतिष्ठित बैज से सम्मानित किया जाएगा। जिस व्यक्ति के पास एक प्रतिष्ठित बैज है, वह मेरे प्रतिष्ठित विला के नियंत्रण की सीमा के भीतर सबसे शानदार उपचार प्राप्त कर सकता है। वे बिना रोके किसी भी समय मेरे प्रतिष्ठित विला से बाहर निकल सकते हैं और प्रवेश कर सकते हैं। प्रतिष्ठित बैज के अलावा पहले पास होने वाले व्यक्ति को इनाम के रूप में 10,000 ओरिजिन बीड्स भी मिल सकते हैं। जहां तक गहन स्तर के भूमिगत महल को पार करने वाले पहले व्यक्ति की बात है, तो वह न केवल एक प्रतिष्ठित बैज प्राप्त कर सकता है, बल्कि उसे इनाम के रूप में 10,000 गहन मोती भी मिल सकते हैं। प्रबंधक बुजुर्ग ने ऊंची आवाज में कहा, क्या ये 10,000 गहन मोती हैं? उन शब्दों को सुनने के बाद दृश्य में मौजूद लगभग सभी लोगों ने खुशी के भाव प्रकट किए। यहाँ तक कि गूबो और अन्य लोग जो विश्व आत्मा संघ में पैदा हुए थे,
वे भी उत्साह से अपने होंठ चाटने से खुद को नहीं रोक पाए और कहा, ये प्रतिष्ठित विला वास्तव में समृद्ध और भव्य है। वास्तव में अगर वे कुछ देते हैं तो ये बहुत बड़े पैमाने पर होगा। हे भगवान, उन्होंने इनाम के रूप में गहन मोतियों का इस्तेमाल किया और यह उनमें से 10,000 भी हैं। लेकिन दूसरों की तुलना में जो सबसे ज्यादा हैरान था वह कोई और नहीं बल्कि चूफैंग था। चूफैंग 9 प्रांतों के महाद्वीप के सबसे सुनसान प्रांत एजोर प्रांत से आया था। उसने कभी नहीं देखा था कि प्रोफाउंड मोती क्या होते हैं। उसने एजोर प्रांत के सबसे मजबूत स्कूल लिंग्यून स्कूल को भी उल्टा कर दिया, फिर भी उसे एक भी प्रोफाउंड मोती नहीं मिला। लेकिन उसी क्षण प्रतिष्ठित विला ने वास्तव में 10,000 गहन मोतियों को इनाम के रूप में ले लिया था। लिंग्यून स्कूल के पास जो कुछ भी था उसके बावजूद ऐसा इनाम पाना असंभव था। इससे ये देखा जा सकता है कि प्रतिष्ठित विला और लिंग्यून स्कूल के बीच कितनी बड़ी दूरी थी। कोई आश्चर्य नहीं कि लिंग्यून स्कूल खुद को एजोर प्रांत में अधिपति का खिताब दे सकता था, लेकिन महाद्वीप के मंच पर कदम रखने में भी असमर्थ था। ऐसा इसलिए था क्योंकि प्रतिष्ठित विला जैसी शीर्ष स्तरीय विशाल शक्तियों की तुलना में लिंग्यून स्कूल बस बहुत कमजोर था। चूफैंग 10,000 गहन मोतियों के साथ यह न केवल आपको आसानी से गहन क्षेत्र में प्रवेश करने की अनुमति दे सकता है, बल्कि शायद यह आपको दूसरे स्तर पर भी ला सकता है और सीधे गहन क्षेत्र के दूसरे स्तर पर कदम रख सकता है। ये वास्तव में महान है। यदि आप गहन क्षेत्र के दूसरे स्तर में प्रवेश करने में सक्षम हैं, तो आपकी साधना और मेरी साधना केवल एक स्तर से अलग होगी। मेरी शक्ति पर भरोसा किए बिना भी आप गहन क्षेत्र में शक्तिशाली लोगों के बीच खुद को राजा कहलाने में सक्षम हो सकते हैं। इस प्रतिष्ठित विला में आना वास्तव में कोई गलती नहीं है। आपको बहुत बड़ा मुनाफा होने वाला है। वास्तव में केवल चूफैंग ही नहीं बल्कि एग्गी भी बेहद उत्साहित था। 10,000 गहन मन के वाकई आकर्षित कर रहे हैं, लेकिन आपने भी इसे देखा है। यहाँ मौजूद हजारों लोगों में से आधे से ज्यादा गहन क्षेत्र में हैं और कई गहन क्षेत्र के शिखर पर हैं। उनमें से कौन जानता है कि कितने लोगों में डुगु एओई उनसे कहीं ज्यादा ताकत है। उनके अलावा वहाँ एक बूढ़ा आदमी वान की आंख भी है। उस स्वर्ग क्षेत्र विशेषज्ञ के साथ पहला स्थान प्राप्त करना आसान नहीं है। चूफैंग ने पहले आह भरी, फिर तुरंत बाद उसने निर्णायक रूप से कहा, लेकिन 10,000 गहन मोतियों की आकर्षण शक्ति वास्तव में बहुत बड़ी है। कोई बात नहीं, मुझे अभी भी इसे आजमाना है। सबको प्रथम स्थान के लिए पुरस्कार मार्ग के निकास क्षेत्र में है। सबसे पहले पास होने वाला व्यक्ति इसे प्राप्त कर सकता है। हालांकि मुझे आप सभी को ये याद दिलाना होगा कि यह हसीन भूमिगत महल मेरे प्रतिष्ठित विला के कई वरिष्ठों के कई सौ वर्षों के परिवर्तन का परिणाम है। यह न केवल अंदर से बहुत बड़ा है, बल्कि यह बेहद खतरनाक भी है। प्रवेश करने के बाद जिनके पास पर्याप्त ताकत नहीं है, वे संभवतः अपनी जान गंवा सकते हैं। तो अगर कोई ऐसा है जो कठिनाई को जानता है और पीछे हटना चाहता है, तो बेहतर है कि वह इसमें हस्तक्षेप न करे, वरना जीवन और मृत्यु भाग्य पर छोड़ दी जाएगी। अगर कोई व्यक्ति लिमिटलेस अंडरग्राउंड पैलेस के भीतर दुर्भाग्य का सामना करता है, तो मेरा प्रतिष्ठित विला इसके लिए जिम्मेदार नहीं है। परीक्षण की सीमा 10 घंटे है। 10 घंटे के बाद जो लोग लिमिटलेस अंडरग्राउंड पैलेस में से किसी एक से गुजरते हैं, वे उसके बाद होने वाली विवाह सभा में भाग लेते हैं। लेकिन जो लोग पास नहीं हो पाते, वे सभी अयोग्य घोषित कर दिए जाते हैं। ठीक है, बेकार की बातें अब खत्म हो गई हैं। मैं इंतजार करूंगा और देखूंगा कि 2 प्रतिष्ठित बैच किसे मिलेंगे। मैनेजर एल्डर के बोलने की तुरंत बाद चौक के बीच में मौजूद हजारों लोग आगे बढ़ने लगे। वे 2 समूहों में बंट गए और 2 सुरंगों के प्रवेश द्वारों की ओर बढ़ गए। सुरंगों में 2 प्रवेश द्वार थे। मूल स्तर के प्रवेश क्षेत्र में विशेष स्पिरिट फॉर्मेशन की एक परत थी। स्पिरिट फॉर्मेशन को विशेष उपकरणों के साथ संयोजन के बाद बनाया गया था। यह अदृश्य रूप से किसी व्यक्ति की उम्र का आकलन कर सकता था। इसलिए जब 18 वर्ष की आयु तक पहुंच चुके कई लोगों ने अराजकता का लाभ उठाना चाहा, तो उन्होंने मूल स्तर के भूमिगत महल में प्रवेश करने का विकल्प चुना, लेकिन अदृश्य स्पिरिट फॉर्मेशन ने उन्हें रोक दिया। कुछ लोगों को नुकसान भी पहुंचाया गया, और जो लोग इसका फायदा उठाना चाहते थे, उनकी योग्यता तुरंत रद्द कर दी गई और उन्हें प्रतिष्ठित विला से बाहर निकाल दिया गया। ओह, क्या यह एजोर प्रांत का गंवार चूफैंग नहीं है? मैंने कभी नहीं सोचा था कि तुम भी यहाँ आओगे। तुम सच में यहाँ कुछ पाने आए हो जो तुम्हें कभी नहीं मिलेगा। अचानक एक कान फाड़ देने वाली आवाज गूंजी। आवाज की ओर देखने पर एक जाना पहचाना व्यक्ति दिखाई दिया। वह व्यक्ति जो धीरे धीरे चूफैंग के पास आ रहा था, जी कबीले का सदस्य जी बुफान था। वर्तमान जी बुफान बूबो के समान ही था,
जो मूल क्षेत्र के 9वें स्तर पर था। उसके पीछे कई जी कबीले के सदस्य भी थे और वे गहन क्षेत्र के लोग थे। मुझे भी आश्चर्य हुआ कि यह कौन था। तो यह वह कचरा है जो असुर भूत टॉवर में मेरे द्वारा पीटे जाने के बाद मुझसे पूरी तरह से डर गया था। चू फैंग ने घृणा से जी बुफान पर एक नज़र डाली। हाँ, क्या मजाक है। पहले तो तुम मुझे सिर्फ इसलिए हरा पाए क्योंकि तुम असुर भूत टॉवर में दमन से बंधे नहीं थे। अगर अब असुर भूत टॉवर के बाहर होने के कारण क्या तुम ऐसा कर पाओगे? क्या आप इसे आजमाना चाहेंगे? चू फैंग जी बुफान से नहीं डरता था क्योंकि वर्तमान में उसके पीछे बूबो और वर्ल्ड स्पिरिट गिल्ड के अन्य लोग भी थे। इसके अलावा चू फैंग की वर्तमान ताकत के साथ जी बुफान का उल्लेख नहीं करना, उसने अपनी नज़रों में गहन क्षेत्र में कई कबीले के सदस्यों को भी अपने पीछे नहीं रखा। बहुत अच्छा, अभी मैं अंदर तुम्हारा इंतजार कर रहा हूँ। अगर हिम्मत है तो अंदर आओ। उन शब्दों को पीछे छोड़ते हुए जी बुफान गहरे स्तर के भूमिगत महल के प्रवेश द्वार की ओर चला गया और उसके पीछे के लोगों ने चू फैंग को ठंडी निगाहों से देखा। वे भी उसके पीछे चले गए और एक के बाद एक उन्होंने मानव प्रवाह का अनुसरण किया और गहरे स्तर के भूमिगत महल में कदम रखा। अध्याय 337 आपको और भी बुरी तरह से पीटा जाएगा। जी बुफान के उकसावे का सामना करने के बावजूद चू फैंग हल्के से मुस्कुराया और बिना किसी हिचकिचाहट के उसका पीछा किया। लेकिन ठीक उसी समय बूबो ने चू फैंग को पकड़ लिया और थोड़ी चिंता के साथ कहा, चू फैंग, अगर तुम उसे सबक सिखाना चाहते हो तो तुम कभी भी दे सकते हो और अभी लड़ने की कोई जरूरत नहीं है। तुम्हें डर है कि वह मुझ पर घात लगाएगा। चू फैंग ने कहा, न केवल मुझे डर है कि वह आप पर घात लगाएगा, बल्कि यह भी है कि गहन स्तर का भूमिगत महल वास्तव में हमारे लिए अनुपयुक्त है। इसके अलावा जी बुफान ने जानबूझकर मेरे वर्ल्ड स्पिरिट गिल्ड के वरिष्ठों को आपको भड़काने से पहले भूमिगत महल में प्रवेश करने का इंतजार किया। स्पष्ट रूप से उसके दुर्भावनापूर्ण इरादे हैं और मुझे डर है कि जो लोग वहां आपका इंतजार कर रहे हैं वे अकेले वे लोग नहीं होंगे। बूबो ने याद दिलाया, चिंता मत करो, जब तक जी किंगमिंग यहाँ नहीं है जी कबीले का कोई भी सदस्य मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। चू फैंग शांति से मुस्कुराया, फिर तेजी से गहरे स्तर के भूमिगत महल की ओर चल दिया। चू फैंग की आत्मा शक्ति कितनी संवेदनशील थी। उसे पहले ही पता चल गया था कि जी बुफान और अन्य लोग उसे छुपकर देख रहे थे। हालांकि जब तक स्वर्ग क्षेत्र में कोई नहीं था चू फैंग को जरा भी डर नहीं लगा। बूबो, ये लड़का बहुत घमंडी है, हमें अभी भी उससे परेशान नहीं होना चाहिए। बड़े भाई झाओ और अन्य लोगों ने हमें मूल स्तर के भूमिगत महल में प्रवेश करने का निर्देश दिया है, हम उनकी अवहेलना नहीं कर सकते। ये देखकर बूबू के पीछे खड़े कई युवा पुरुषों ने कहा, जो 18 साल के नहीं थे। नहीं, मैं उसे छोड़ नहीं सकता। हालांकि सम्मान किसी को संकोच करने और पीछे देखने की अनुमति नहीं देता। बूबो चू फैंग के पीछे चला गया। ये देखकर विश्व आत्मा संघ की शेष युवा पीढ़ी ने एक दूसरे की ओर देखा और थोड़ा झिझके। लेकिन जब उन्होंने बूबो की ओर देखा तो उन्होंने अपने दांत भींच लिए और उनके पीछे चल दिए। भूमिगत महल बहुत बड़ा था और बहुत जटिल भी था। भूमिगत महल का भारीपन महसूस हो रहा था, लेकिन अगर यह महल था भी तो बहुत बड़ा महल था। लेकिन यह महत्वपूर्ण हिस्सा नहीं था। महत्वपूर्ण हिस्सा यह था कि चू फैंग और अन्य लोगों के भूमिगत महल में प्रवेश करने के तुरंत बाद और चौकियों के क्षेत्र में प्रवेश करने से पहले उनके रास्ते लोगों के एक समूह द्वारा अवरुद्ध कर दिए गए थे और वे वास्तव में जी बुफान और अन्य जी कबीले के सदस्य थे। हालांकि जैसा कि चू फैंग और बूबो ने भविष्यवाणी की थी, उस समय जो लोग दिखाई दिए वे केवल कुछ ही लोग नहीं थे। उनकी संख्या 20 से अधिक थी। 20 या उससे ज्यादा लोगों में से सिर्फ जी बुफान ही मूल क्षेत्र के 9वें स्तर पर था। बाकी सभी लोग वास्तव में गहन क्षेत्र में थे और उनमें से 2 ने दमनकारी आभा उत्सर्जित करते हुए गहन क्षेत्र के 3रे स्तर पर भी कदम रखा। अरे यार, सचमुच घात लगा हुआ है। जैसे ही उन्होंने जी कबीले के सदस्यों को अपने चारों ओर से घेरते हुए देखा, विश्व आत्मा संघ के कई लोगों ने चू फैंग पर दोष मिलना शुरू कर दिया, क्योंकि वे जानते थे कि इस बार ये संभावना थी कि वे समय सीमा के भीतर भूमिगत महल को पार नहीं कर पाएंगे और यह सब चू फैंग के कारण हुआ होगा। और वर्ल्ड स्पिरिट गिल्ड की भीड़ पर भयभीत चेहरों को देखने के बाद जी बुफान ने प्रसन्नतापूर्वक मुस्कुराते हुए कहा, बूगो, आज मैं चू फैंग के साथ एक ऋण का निपटान कर रहा हूँ। यह आपके वर्ल्ड स्पिरिट गिल्ड से संबंधित नहीं है और यदि आप अभी चले जाते हैं तो भी आप इसे प्राप्त कर लेंगे। जी बुफान, मुझे लगता है कि आपने स्थिति को स्पष्ट नहीं किया है। चू फैंग पहले से ही मेरे विश्व आत्मा संघ का हिस्सा है। उसके मामले मेरे विश्व आत्मा संघ के मामले हैं
तो ये कैसे संबंधित नहीं हो सकता। मैं तुम्हें सलाह देता हूँ कि तुम कोई भी जल्दबाजी न करो, वरना मेरा विश्व आत्मा संघ इसे बिल्कुल भी अकेला नहीं छोड़ेगा। गूबो को भी पता था कि स्थिति अच्छी नहीं थी, लेकिन वह पीछे नहीं हटा। इसके बजाय वह चू फैंग के सामने खड़ा हो गया। उस समय चू फैंग का दिल कितना गर्म था, ये बताने की कोई जरूरत नहीं थी। तथाकथित सच्ची भावनाएं आपदा के समय ही दिखती हैं। ये देखकर कि गूबो ऐसे समय में खुद के सामने खड़ा हो पाया, ये पता चला कि ऐसा भाई बनाने लायक था। गूबो, मैं चू फैंग वास्तव में विश्व आत्मा संघ का एक हिस्सा हूँ, लेकिन मैं आज के मामले को अभी भी खुद ही सुलझाना चाहता हूँ। चू फैंग बाहर खड़ा हुआ, अपना हाथ आगे बढ़ाया और गूबो को अपने पीछे धकेल दिया। इसके तुरंत बाद उसने जी बुफान को देखते हुए मुस्कुराते हुए कहा, जी बुफान, मुझे लगता है कि आपने अभी कहा था कि मैं उस दिन असुर घोस्ट टॉवर में आपको हराने में सक्षम था क्योंकि मेरे पास एक फायदा था, है ना? हम्फ, क्या ये सच नहीं है? जी बुफान ने ठंडी सांस ली, और जब उस दिन की बात का जिक्र हुआ तो उसकी निगाहों में क्रोध की झलक उभर आई। फुसफुसाहट, लेकिन ठीक उसी समय चू फैंग ने बिजली की तरह हमला किया। उसने अपना पैर उठाया और जी बुफान की छाती पर लात मारी। शक्तिशाली शक्ति ने जी बुफान को सीधे जमीन पर गिरा दिया। एक धमाके के साथ जी बुफान बुरी तरह से जमीन पर गिर पड़ा। उसके तुरंत बाद कुछ दर्दनाक चीखें निकली क्योंकि उस पल उसकी छाती की हड्डी से चटकने की आवाजें आती रहीं और चू फैंग की लात से यह पहले ही जबरदस्ती टूट चुकी थी। वह अब भूमिगत महल की योग्यता परीक्षा में भाग लेने में सक्षम नहीं था। और जी बुफान को अपने पैरों तले रौंदने के बाद चू फैंग ने उदासीनता से मुस्कुराते हुए कहा, वास्तव में मैं ये कहना चाहता हूँ कि असुर भूत टॉवर के बाहर मैं आपको और भी बुरी तरह से हरा सकता हूँ। हे भगवान, ये अचानक जो दृश्य आया उससे सभी के मुंह डर से चौड़े हो गए। चाहे आपने कुछ भी कहा हो, जी बुफान अभी भी जी कबीले के सदस्यों की युवा पीढ़ी के भीतर एक प्रतिभाशाली व्यक्ति था। उसी युग के लोगों के बीच उसकी युद्ध शक्ति शीर्ष स्तर की थी और केवल विश्व आत्मा गिल्ड से गूबू ही उसके खिलाफ लड़ सकता था। लेकिन उसी समय चू फैंग के सामने जी बुफान को कोई भी हमला करने का मौका नहीं मिला। इसका क्या मतलब था? इसका मतलब था कि चू फैंग की युद्ध शक्ति जी बुफान से कहीं ज्यादा थी और बस प्रोफाउंड क्षेत्र के बराबर थी। बच्चा, तुम मरने के लिए तैयार हो। लेकिन वर्ल्ड स्पिरिट गिल्ड की भीड़ के शुद्ध आश्चर्य की तुलना में जी कबीले के सदस्यों के चेहरों पर ऐसा कुछ भी नहीं था। गहन क्षेत्र के 20 शक्तिशाली लोगों ने चू फैंग को घेरते ही एक साथ हमला कर दिया। हम्फ, आप सभी घुटने टेक दें। लेकिन ठीक उसी समय चू फैंग ने ठंडी सांस ली और उसी समय क्रूर रूप से मजबूत दबाव की एक लहर बह गई और तुरंत 20 या इतने लोगों को अपनी चपेट में ले लिया। और जब वे इसके द्वारा घिरे हुए थे तो मूल शक्ति द्वारा बनाए गए दबाव ने वास्तव में सभी 20 या उससे अधिक गहन क्षेत्र जी कबीले के सदस्यों को जमीन पर घुटने टेकने के लिए मजबूर कर दिया और उनके लिए वापस ऊपर चढ़ना मुश्किल हो गया। उन्होंने लड़ने की पूरी तरह से शक्ति खो दी और उनमें से कई ने उस दबाव से जबरन चेतना भी खो दी। उस समय विश्वात्मा संघ के लोग, जिनके मुंह पहले से ही खुले हुए थे, और भी अधिक आश्चर्यचकित थे, इस हद तक कि वे खुद की देखभाल नहीं कर सकते थे। उनकी आंखें लगातार झपक रही थीं और अतुलनीय आश्चर्य प्रकट कर रही थीं। ऐसा इसलिए था क्योंकि वे स्पष्ट रूप से महसूस कर सकते थे कि चू फैंग की आभा मूल क्षेत्र के केवल 9वें स्तर की थी, लेकिन उस पल में वह वास्तव में अपने दबाव का उपयोग करके गहन क्षेत्र में लोगों को आसानी से जमीन पर गिराने में सक्षम था। ऐसी युद्ध शक्ति जो सामान्य ज्ञान को चुनौती देती थी, वास्तव में लोगों के लिए अविश्वास का कारण बनी। देखो, उस युवक की ताकत बहुत मजबूत है। वह वास्तव में कौन है? वह वास्तव में मूल क्षेत्र के 9वें स्तर की साधना पर भरोसा करके गहन क्षेत्र में साधकों के एक समूह को हरा सकता है। प्रभावशाली, वे लोग साधारण साधक नहीं हैं। वे जी कबीले के सदस्य हैं जो स्पिरिट प्रांत से आते हैं। ये युवक वास्तव में उन्हें दबाने के लिए अपने दबाव का उपयोग कर सकता है ताकि वे कोई हमला न कर सकें। क्या ये युद्ध शक्ति थोड़ी ज्यादा मजबूत नहीं है? ऐसा लगता है कि इस विवाह समारोह में वास्तव में छिपे हुए ड्रैगन और दुबके हुए बाघ हैं। एक शीर्षस्थ प्रतिभा की महिमा इतनी जल्दी देखी जा सकती है, लेकिन मुझे आश्चर्य है कि वह किस प्रांत से आता है और उसका नाम क्या है। वास्तव में चू फैंग और अन्य लोगों द्वारा की गई कार्रवाई ने दूसरों का भी ध्यान आकर्षित किया। कई लोगों ने तो पहले होने का लालच छोड़ दिया, अपने कदम रोक दिए और निरीक्षण करना शुरू कर दिया। लेकिन चू फैंग को भीड़ की चर्चाओं की परवाह नहीं थी। उसने गूबो से कहा, भाई गूबो, मैं तुम्हारा शुक्रिया अदा करता हूँ कि तुम मेरे लिए खड़े हो सके, लेकिन मेरा विश्वास करो,
ये गहरा भूमिगत महल मेरे लिए मुश्किलें खड़ी करने के लिए पर्याप्त नहीं है। ये शब्द कहने के बाद चू फैंग छलांग लगाकर भूमिगत महल के गहरे हिस्से की ओर भागा, क्योंकि वह पहले आने के आकर्षक इनाम की ओर अधीरता से बढ़ रहा था। और जैसे ही उसने चू फैंग के शरीर को देखा जो पलक झपकते ही पूरी तरह से गायब हो गया, बूबो ने शर्म से मुस्कुराते हुए कहा, तो चू फैंग की युद्ध शक्ति जो सामान्य ज्ञान को चुनौती देती है, उसका असुर भूत टॉवर से कोई संबंध नहीं है, और वह वास्तव में इतना मजबूत है। मैं, बूबो, अभी भी आपको कम आंक रहा हूँ। उसके बाद बूबो भूमिगत महल में और आगे नहीं बढ़ा। वह विश्व आत्मा गिल्ड के समूह को प्रवेश द्वार से वापस ले आया और मूल स्तर के भूमिगत महल को फिर से चुना। ऐसा इसलिए था क्योंकि उनके पास चू फैंग की ताकत नहीं थी। ये सुनिश्चित करने के लिए कि वे विवाह समारोह में भाग लेने के योग्य होंगे, मूल स्तर के भूमिगत महल को चुनना सुरक्षित था। अध्याय 338 ड्रैगन यात्रा में थोड़ी महारत। सीमाहीन भूमिगत महल का डिजाइन बहुत रहस्यमय था। तंत्र असीमित थे। दूसरे शब्दों में, जब पहला व्यक्ति यहाँ से गुजरता था तो उसे तंत्र से आगे निकल जाना पड़ता था, लेकिन उस व्यक्ति के गुजर जाने के बाद तंत्र नष्ट नहीं होता था और यह अभी भी अस्तित्व में रहता था। यह एक नियम बन गया। अगर कोई बाधा पार करना चाहता था तो उसे अपनी क्षमताओं पर भरोसा करना पड़ता था। किसी विशेषज्ञ के पीछे पीछे दौड़ो और जब वह बाधा को नष्ट कर दे तो लाभ उठाओ और धोखे से आगे निकल जाओ। इन चीजों के बारे में सोचो भी मत। इसके अलावा लिमिटलेस अंडरग्राउंड पैलेस बहुत बड़ा था। शुरुआत में बाधाएं बहुत बुरी नहीं थीं और प्रोफाउंड दायरे में रहने वालों पर दबाव नहीं पड़ेगा। हालांकि जब वे बीच में पहुंचे तो प्रोफाउंड दायरे के 5वें स्तर के ज्यादातर लोगों को उनके द्वारा रोक दिया गया। जहां तक बाद के हिस्सों की बात है तो वे और भी कठिन थे। ऐसी कठिन बाधाओं के साथ यदि चू फैंग मूल क्षेत्र के 9वें स्तर की अपनी स्वयं की साधना का उपयोग करके असीम भूमिगत महल में घूमना चाहता था तो ये लगभग असंभव बात थी। इसलिए चू फैंग केवल लिमिटलेस अंडरग्राउंड महल के चारों ओर घूमने के लिए एग्गी की शक्ति उधार ले सकता था। चू फैंग के कार्यों को धोखा कहा जा सकता है, लेकिन वास्तव में ऐसा नहीं था। एग्गी चू फैंग की विश्व आत्माओं में से एक थी, इसलिए वह चू फैंग की क्षमताओं में से एक थी। ये ठीक वैसा ही था जैसे कि जिन लोगों के पास एलीट आर्मामेंट्स थे वे उनकी रक्षा कर रहे थे। उन लोगों की तुलना में जिनके पास समान स्तर की ताकत थी, ये पूर्ण लाभ की तरह था। अगर 2 लोग लड़ रहे थे तो क्या एलीट आर्मामेंट्स की अनुमति नहीं थी अगर उनके पास एक था? बेशक ये संभव नहीं था, इसलिए एग्गी की शक्ति उधार लेकर लाभ प्राप्त करना एक उचित कार्य था। हुश हुश हुश। वर्तमान चू फैंग ने पहले ही अपनी शाही आकाश तकनीक का चरम सीमा तक उपयोग कर लिया है। एक विश्व अध्यात्मवादी की अपनी पहचान शक्ति के साथ साथ एग्गी की गहन क्षेत्र के 3रे स्तर की साधना के साथ, चाहे वे कोई भी तंत्र क्यों न हो, वे चू फैंग को परेशान नहीं कर सकते थे। ऐसी स्थिति में असंख्य लोग चू फैंग के पास से गुजरने लगे, और जब उन्होंने देखा कि जो व्यक्ति उनके पास से गुजरा है वह वास्तव में एक युवक है, तो कोई भी व्यक्ति अत्यधिक आश्चर्यचकित नहीं हुआ, क्योंकि उन्हें उस युवक का चेहरा गहराई से याद था, क्योंकि उन्हें लगा कि वह व्यक्ति संभवतः एक प्रतिभाशाली व्यक्ति होगा जिसका नाम पूरे महाद्वीप में फैलेगा। ये काम नहीं कर रहा है। यह इसे जारी रखने का कोई तरीका नहीं है। इस विवाह समारोह में बहुत से विशेषज्ञ शामिल हुए हैं और चूनकीजी बुफान और अन्य लोगों ने कुछ समय बर्बाद किया है, इसलिए मेरे पास अपने मौजूदा तरीकों से उन्हें पकड़ने का कोई तरीका नहीं है। हालांकि चू फैंग इस समय अपनी भौहों को कसकर सिकुड़ रहा था, क्योंकि उसे महसूस हो रहा था कि उसके सामने अभी भी कई मार्शल साधना विशेषज्ञ मौजूद हैं। उन लोगों ने विशेष विधियों को समझा था और कुछ के पास शारीरिक मार्शल कौशल थे जो उसकी शाही आकाश तकनीक से कमजोर नहीं थे। उस स्थिति में प्रथम स्थान पुरस्कार प्राप्त करना तो दूर की बात है, चू फैंग शीर्ष 10 में भी जगह नहीं बना पाएगा। ऐसा लगता है कि मैं केवल इसी पर दांव लगा सकता हूँ, अन्यथा ये यात्रा व्यर्थ हो जाएगी। उस पल चू फैंग ने अपने दांत पीस लिए और वास्तव में अचानक अपने तेजी से आगे बढ़ते कदमों को रोक दिया। उसने अपनी बाहों को अपनी छाती के सामने क्रॉस किया और साथ ही उसने अपनी आंखें बंद कर लीं। ये लड़का खड़ा क्यों है और हिल क्यों नहीं रहा है? क्या ये वही लड़का नहीं है जो अभी मेरे पास से गुजरा था? वह क्या कर रहा है? उसके पास केवल गहन क्षेत्र के 3रे स्तर की साधना है, इसलिए मुझे यकीन है कि अभी की भयानक गति निश्चित रूप से इसलिए थी क्योंकि उसने कुछ निश्चित तरीकों का इस्तेमाल किया था और अभी वह पलटाव प्राप्त कर रहा है ना? चू फैंग ने अपने कदम रोक दिए और आगे नहीं बढ़ा, जिसकी वजह से चू फैंग के पास से गुजरने वाले कई लोग उसके पीछे आ गए।
चू फैंग को बिना हिले डुले खड़ा देखकर कई लोगों ने एक के बाद एक अंदाजा लगाया और कुछ लोगों ने उसका मजाक भी उड़ाया। हालांकि एक भी व्यक्ति देखने के लिए नहीं रुका। वे पागलों की तरह आगे बढ़ते रहने के लिए अपनी पूरी ताकत लगा रहे थे। वास्तव में जो लोग इस स्तर तक पहुंचने में सक्षम थे, उनमें से किसी को भी गहन क्षेत्र में प्रसिद्ध व्यक्ति कहा जा सकता था। उन सभी में इतना आत्मविश्वास था कि वे इस भूमिगत महल से गुजर सकते थे और विवाह समारोह में शामिल होने की योग्यता प्राप्त कर सकते थे। और वे अपना सर्वस्व क्यों दे रहे थे? इसका कारण स्वाभाविक रूप से ये था कि वे 10,000 गहन मोतियों को देखकर लार टपका रहे थे। 9 प्रांतों के महाद्वीप में संभवतः एक भी व्यक्ति 10,000 गहन मोतियों से प्रभावित नहीं होगा। इसलिए वे अपना सब कुछ दे रहे थे और 10,000 गहन मोतियों की ओर बढ़ रहे थे। लेकिन उन्हें कैसे पता चलता कि भले ही चू फैंग वहां खड़े होकर सतह पर शांत लग रहा था, लेकिन वास्तव में आकाश और पृथ्वी को उलट-पुलट करने वाला परिवर्तन उसके शरीर के भीतर हो रहा था। चू फैंग के शरीर में जो गहन शक्ति उमड़ रही थी, वह अब तेजी से सिकुड़ रही थी, जिससे उसमें ऐसे विशेष परिवर्तन हो रहे थे जो पहले कभी नहीं हुए थे। और वह गहन शक्ति जो विशेष रूप से बदल गई थी, अभी चू फैंग के पैरों के नीचे संघनित हो रही थी। तारांकन हम अचानक चू फैंग के पैरों के नीचे नीले रंग का कोहरा दिखाई दिया। कोहरा बादलों और धुंध की तरह उछला और लुढ़का। हालांकि नीले रंग की गैस साधारण कोहरा नहीं थी, क्योंकि जिस समय ये घूम रही थी, यह एक आकार में संघनित हो रही थी और यह वास्तव में एक नीला ड्रैगन था। वह नीला ड्रैगन 5 मीटर लंबा था, उसकी दोनों आंखें खाली थीं, उसका शरीर धुंधला था, लेकिन वह वास्तव में एक ड्रैगन का आकार था। हालांकि अपने बाहरी रूप से नीला ड्रैगन, जिसे नीला ड्रैगन संस्थापक ने उस दिन संघनित किया था, जो एक असली ड्रैगन जैसा दिखता था, उसमें चू फैंग द्वारा संघनित नीला ड्रैगन की तुलना में कहीं अधिक शक्ति और प्रभुत्व था। उसके शरीर में भी समान रूप से आध्यात्मिक ऊर्जा थी, जैसे कि वह एक असली ड्रैगन था जिसमें जीवन था। जैसे ही उसने अपने पैरों के नीचे नीला ड्रैगन देखा, चू फैंग लगातार खुश हो रहा था। अपने दोनों पैरों से जमीन पर वार करते हुए चू फैंग नीला ड्रैगन के ऊपर सवार हो गया। चूंकि नीला ड्रैगन बहुत छोटा था, इसलिए खड़े रहना स्पष्ट रूप से बैठने जितना आरामदायक नहीं था। लेकिन ये कहना होगा कि नीला ड्रैगन की सवारी करना घोड़े की सवारी करने से कहीं ज्यादा आरामदायक था। लेकिन उस पर सवार होना महत्वपूर्ण हिस्सा नहीं था। महत्वपूर्ण हिस्सा यह था कि चू फैंग के एक विचार से नीला ड्रैगन वास्तव में प्रकाश की एक पंक्ति बन गया था और उड़ने लगा था। पलक झपकते ही वह गायब हो गया। आओ! चू फैंग के नीचे नीला ड्रैगन एक छोटे ड्रैगन की तरह था जो अभी अभी पैदा हुआ था। हालांकि उसने जो माहौल बनाया वह मजबूत नहीं था, लेकिन उसकी गति बहुत तेज थी और साथ ही वह कम दहाड़ भी सकता था, जिसमें थोड़ी दबन गई थी। ऐसी स्थिति में जो लोग अभी अभी चू फैंग के पास पहुंचे थे, वे सभी फिर से उसके पास से निकल गए, और इस बार जिस गति से वह उनके पास से गुजरा वह पहले से कई गुना तेज थी। उन्हें चू फैंग की शक्ल सूरत को साफ साफ देखने का भी मौका नहीं मिला। उन्होंने सिर्फ अपने शरीर के पास से नीली रोशनी की एक पंक्ति को गुजरते देखा और उसके बाद उन्हें उसका कोई निशान नहीं दिखा। वह क्या था? क्या ये स्वर्ग लोक में कोई है? तब से चू फैंग के पास से गुजरने वाले लगभग सभी लोग आश्चर्य से चू फैंग की अजीब तेज गति से दंग रह गए। लोगों का एक बड़ा हिस्सा यह महसूस कर रहा था कि यह स्वर्ग में रहने वाला कोई शक्तिशाली व्यक्ति था, अन्यथा इतनी तेज गति से गुजरना संभव नहीं था। लेकिन कुछ लोगों को यह भी लगा कि यह केवल उनका भ्रम था, क्योंकि नीले रंग की वस्तु एक चमक के साथ गुजरी। ये वास्तव में बहुत तेज थी और यह स्पष्ट नहीं था कि यह सच में हुआ था या उनकी आंखें टूट गई थीं। हाँ, मैंने कभी नहीं सोचा था कि 9 स्वर्गों में यात्रा करने वाला ये ड्रैगन इतना गहरा होगा। मैंने अभी तक इसमें महारत हासिल नहीं की है, फिर भी मैं इतनी गति तक पहुंच सकता हूँ। अगर मैं इसमें महारत हासिल कर भी लूँ, तो क्या स्वर्ग क्षेत्र के विशेषज्ञ भी मेरा कुछ नहीं कर पाएंगे? वर्तमान चू फैंग अंतहीन उल्लास में था। गति के मामले में 9 स्वर्गों में यात्रा करने वाला ड्रैगन पहले से ही शाही आकाश तकनीक से पूरी तरह आगे निकल चुका था। अंत में वह अपने सामने किसी भी जीवन रूप को पकड़ भी नहीं सका। इसका मतलब था कि चू फैंग संभवतः भूमिगत महल में नंबर 1 व्यक्ति बन गया। लेकिन चू फैंग ने अपने विरोधियों को कम आंकने की हिम्मत नहीं की, क्योंकि उसे स्पष्ट रूप से याद था कि स्वर्ग क्षेत्र में शक्तिशाली व्यक्ति, कामुक बूढ़ा आदमी वांग कियांग, भूमिगत महल में कदम रखने वाला पहला व्यक्ति था। और अब तक चू फैंग को अभी भी उस भद्दे बूढ़े आदमी के निशान नहीं मिले थे, जिसका मतलब था कि वह वांग कियांग हमेशा चू फैंग के सामने था और उसने चू फैंग को भी खुद से बहुत पीछे फेंक दिया था। इसलिए चू फैंग ने न केवल अपनी गति कम नहीं की,
बल्कि उसने अपनी पूरी ताकत लगा दी और स्वर्ग क्षेत्र के विशेषज्ञ उस दुष्ट बूढ़े व्यक्ति से मुकाबला करने की तैयारी कर ली। कम से कम गति के मामले में उसे उससे आगे निकलना ही था। अध्याय 339 युवा प्रतिभा। चू फैंग का हाथ ड्रैगन की पीठ पर सवार होकर ड्रैगन के सींग को पकड़ रहा था। प्रकाश की तरह तेज गति से वह तेजी से भूमिगत महल में घुस गया। वह वाकई बहुत तेज था, इतना तेज कि जैसे ही असीम भूमिगत महल के तंत्र सक्रिय हुए, चू फैंग पहले ही प्रकाश की तरह गायब हो गया। हालांकि असीम भूमिगत महल वास्तव में बहुत बड़ा था। भले ही उसने ड्रैगन ट्रैवलिंग थ्रू 9 हेवन का इस्तेमाल किया हो, जो अत्यंत गहन शारीरिक मार्शल कौशल है और शुरू से अंत तक किसी भी तंत्र को चकमा देने में सक्षम था, फिर भी उसे लगा कि असीम भूमिगत महल से बाहर निकलने के लिए बहुत लंबी दूरी थी। चू फैंग को अनलिमिटेड अंडरग्राउंड पैलेस में प्रवेश किए 2 घंटे बीत चुके थे, उसे पता भी नहीं था। हालांकि इतनी तेज गति से उड़ने के बावजूद वह अभी भी अंत तक नहीं पहुंच पाया था। चू फैंग को वाकई संदेह था कि क्या असीम भूमिगत महल उस प्रतिष्ठित विला से भी बड़ा था जो जमीन के ऊपर था। ये वास्तव में कई पीढ़ियों के वरिष्ठों के श्रमसाध्य प्रयासों की अपेक्षा थी, क्योंकि उन्होंने वास्तव में इसे काफी गहराई से खोदा था। और जल्दी से आगे की दूरी तय करने के बाद चू फैंग के सामने वास्तव में कोई और तंत्र नहीं था। हालांकि चू फैंग एक अंतहीन भूमिगत दुनिया में प्रवेश कर गया, जिसमें वह दिशा नहीं बता सकता था। जिस चीज ने उसके सिर को सबसे ज्यादा परेशान किया वह ये थी कि इस जगह पर चू फैंग का वर्ल्ड स्पिरिट कंपास वास्तव में अप्रभावी था। उसकी स्पिरिट फॉर्मेशन तकनीकें उपयोगी नहीं थीं, और इस जगह पर जहां कोई सूरज को नहीं देख सकता था, फिर भी दिशा का पता लगाना चाहता था और भूमिगत महल का अंतिम बिंदु खोजना चाहता था, ये वास्तव में बहुत कठिन था। अरे, ये प्रतिष्ठित विला क्या कर रहा है? एक ही परीक्षा इतनी मुश्किल से कराई गई है, क्या वे लोगों को इसमें पास होने भी दे रहे हैं? उस पल चू फैंग बेहद असहाय और थोड़ा चिड़चिड़ा महसूस कर रहा था। अगर उसे भी दिशा निर्धारित करना मुश्किल लग रहा था, तो क्या उन लोगों के लिए जिन्हें उसने बहुत पीछे छोड़ दिया था, इस जगह पर आने पर अंतिम बिंदु को खोजना और भी मुश्किल नहीं होगा? इसलिए चू फैंग को लगा कि भले ही कई लोग मुश्किल तंत्रों से गुजर सकते हैं, अगर वे सीमित समय के भीतर भूमिगत महल से बाहर निकलना चाहते हैं, तो यह अभी भी बहुत मुश्किल है। इस परीक्षण में ये तय था कि कई लोग असफल होंगे, लेकिन चू फैंग को दूसरों की सफलता या असफलता की परवाह नहीं थी। उसे बस यही चिंता थी कि वह इस जगह पर फंस जाएगा और नंबर 1 होने का इनाम कोई और छीन लेगा। चू फैंग, घबराओ मत। अगर तुम भी यहाँ बंद हो गए, तो मुझे यकीन है कि उस बदतमीज बूढ़े को भी बाहर निकलने में बहुत मुश्किल होगी। अभी तुम जिस चीज पर दांव लगा रहे हो वह है गति और किस्मत। जब तक आपकी गति पर्याप्त तेज है, तब तक आपके लिए इस जगह पर घूमना मुश्किल नहीं होगा, लेकिन जल्दी से बाहर निकलने के लिए अभी भी कुछ भाग्य की आवश्यकता है। एग्गी ने याद दिलाया, मम्मा, बर्बाद करने के लिए कोई समय नहीं है। 10,000 गहन मोतियों के लिए मैं केवल इस पर शर्त लगा सकता हूँ। चू फैंग ने अपने दांत पीस लिए और विशाल भूमिगत दुनिया में और भी आगे बढ़ गया। उस पल चू फैंग गहराई से महसूस कर सकता था कि वह एक सिरहीन मक्खी की तरह था जो इस दुनिया में बेतरतीब ढंग से उड़ रही थी, फिर भी वह कुछ नहीं कर सकता था। बूम बूम बूम। लेकिन जैसे ही चू फैंग ने थोड़ी देर के लिए भूमिगत दुनिया में प्रवेश किया, उसने दूर से गड़गड़ाहट की आवाज़ें सुनी। गड़गड़ाहट बहुत तेज थी और चू फैंग सुन पाया कि लोग लड़ रहे थे। विशेषज्ञ लड़ रहे थे। वास्तव में कोई था जो मुझसे पहले उसके घर में घुस गया था। यह लड़ाई क्यों हो रही है? क्या ऐसा हो सकता है कि उन्हें पहले ही बाहर निकलने का रास्ता मिल गया हो और वे पहले आने की कीमत पर लड़ रहे हों? आवाज़ें सुनने के बाद चू फैंग घबराया नहीं। इसके बजाय वह मन ही मन खुश हुआ, अपना शरीर घुमाया और उस दिशा की ओर दौड़ पड़ा। साथ ही उसने अपने शरीर के चारों ओर स्पिरिट फॉर्मेशन की एक परत भी बिछाई। यह उसकी आभा को पूरी तरह से छिपाने में सक्षम था, और अगर कोई ध्यान से न देखे तो वे चू फैंग को देखने में भी असमर्थ हो सकते थे। यह एक छुपाने वाला स्पिरिट फॉर्मेशन था जिसे केवल ग्रे क्लोक वर्ल्ड स्पिरिटिस्ट ही बिछा सकते थे। और जब चू फैंग पास पहुंचा तो उसे आश्चर्य हुआ कि गड़गड़ाहट पहले ही खत्म हो चुकी थी। ऐसी स्थिति में चू फैंग ने भी अपनी आत्मा शक्ति को फैलाने की हिम्मत नहीं की। उसे सावधानीपूर्वक अपनी आभा को छिपाना पड़ा, थोड़ा थोड़ा करके आगे बढ़ना पड़ा और अपनी नंगी आंखों का उपयोग करके देखना पड़ा कि वास्तव में क्या हुआ था। ये है, लेकिन जब चू फैंग करीब आया तो उसकी पुतलियां अचानक सिकुड़ गईं और उसके चेहरे पर अत्यधिक आश्चर्य का भाव उभर आया। दूर एक जगह पर भव्य और भव्य बड़े दरवाजे थे।
बिना किसी संदेह के ये बड़े दरवाजे ही इस भूमिगत महल में जाने का रास्ता थे, और पास की जगह से दो लोग खड़े थे। जाहिर है वे दो लोग बड़े दरवाजे के पास जाने के अधिकार के लिए लड़ रहे थे। उनमें से एक छोटा बूढ़ा आदमी था जिसके चेहरे पर एक शैतानी मुस्कान थी। वह व्यक्ति कोई और नहीं बल्कि कुख्यात बूढ़ा आदमी वान कियांग था। लेकिन चू फैंग को इतना झटका इसलिए लगा क्योंकि उस बदतमीज बूढ़े आदमी का विरोध करने वाला एक जवान आदमी था। उस युवक ने शानदार कपड़े पहने थे, उसका चेहरा गोरा और सुंदर था, और उसके कोमल रूप को देखकर ऐसा लग रहा था कि वह चू फैंग से भी थोड़ा छोटा है। हालांकि जब ऐसा युवक स्वर्ग के दायरे में रहने वाले वान कियांग के सामने खड़ा था, तो न केवल वह डर नहीं रहा था, बल्कि उसकी निगाहों में तिरस्कार का एक निशान भी था। हाँ, मैंने कभी नहीं सोचा था कि 9 प्रांतों के महाद्वीप में तुम्हारे जैसा एक प्रतिभाशाली व्यक्ति प्रकट हुआ है जो मेरे बराबर लड़ने में सक्षम है। बेटा, तुम्हारा नाम क्या है, तुम्हारा गुरु कहाँ से आया था, और तुम कहाँ से आए हो? कामुक बूढ़ा आदमी वान कियांग अचानक जोर से हंसा, लेकिन उसकी आंखें लगातार भव्य वेशभूषा वाले युवक का आकलन कर रही थी, और ऐसा लग रहा था कि वह अपने प्रतिद्वंद्वी में कोई कमी ढूंढने की कोशिश कर रहा था। तुम मेरा नाम जानने के भी लायक नहीं हो। इसके अलावा तुम मेरे बराबर लड़ने में भी असमर्थ हो। मैं अभी तुम्हारी परीक्षा ले रहा था, लेकिन परिणाम बहुत निराशाजनक थे। तो ये पता चला कि कुख्यात भद्दा बूढ़ा आदमी वान कियांग केवल एक सामान्य चरित्र है। वास्तव में आप केवल कमजोर लोगों, औसत दर्जे की साधना करने वालों या यहाँ तक कि उन नागरिकों को भी धमका सकते हैं जिन्होंने कभी मार्शल साधना नहीं की। युवक के मुंह के कोनों में एक ठंडी मुस्कान उभर आई। उसकी निगाहों में तिरस्कार भी थोड़ा घना हो गया। क्या घमंडी है तू? आज मैं तेरे परिवार की जगह इस अनपढ़ चीज को एक अच्छा सबक सिखाऊंगा। इतने छोटे कद के युवक द्वारा अपमानित होने के कारण उस दुष्ट बूढ़े व्यक्ति का चेहरा बदल गया और वह क्रोधित हो गया तथा उसने स्वर्ग की आभा बिखेरी। यहाँ तक कि हवा भी टेढ़ी हो गई और उनके पैरों के नीचे की स्लैब में दरारें दिखाई देने लगी जो विशेष सामग्रियों से बनी थी। कुछ ही समय बाद वे तनाव से चकनाचूर हो गए। वह दुष्ट बूढ़ा आदमी सच में बहुत क्रोधित था। उसके द्वारा उत्सर्जित आभा यान यांगटियन और लिनमोली की आभा से कहीं ज्यादा क्रूर थी। ये देखा जा सकता था कि भले ही वे दोनों स्वर्ग के क्षेत्र के पहले स्तर पर थे, लेकिन दुष्ट बूढ़े आदमी की ताकत यान यांगटियन और लिनमोली से कहीं ज्यादा थी। हम्फ, तुमने बहुत ही भयानक काम किए हैं और तुम्हारा विवेक पूरी तरह से खत्म हो चुका है। आज मैं स्वर्ग के लिए न्याय करूंगा और तुम जैसी बुराई को खत्म करूंगा। हालांकि जब वह उन्मत्त और कामुक बूढ़े आदमी के सामने आया, तो युवक ने केवल हल्की सी मुस्कान दी और फिर हल्के से अपनी आस्तीन हिलाई। उसके शरीर से गहन शक्ति की एक परत बाहर निकल आई। गहन क्षेत्र का 9वां स्तर। चू फैंग को बहुत झटका लगा। उसने कभी नहीं सोचा होगा कि वह युवक जो उससे भी छोटा लग रहा था, वास्तव में गहन क्षेत्र के 9वें स्तर की साधना कर सकता है। लेकिन ये भी बहुत कुछ नहीं था। सबसे डरावनी बात यह थी कि जब गहन शक्ति बाहर निकल गई, तो इस स्वर्गीय शक्ति के साथ मिल गई जो उस कामुक बूढ़े आदमी से निकली थी। 2 अदृश्य शक्तियां पहले से ही हवा में आकार ले चुकी थीं। यहाँ तक कि विस्फोट भी हवा से संपीड़ित हो रहे थे, जिससे गड़गड़ाहट के धमाके हो रहे थे। दोनों के बीच से लहरों की परतें फैलती रहीं। इसने जमीन से विशेष चट्टानों को उड़ा दिया, और युवा ने वास्तव में गहन शक्ति के साथ स्वर्ग की शक्ति से लड़ाई लड़ी थी और समान रूप से लड़ी थी। चू फैंग, अभी मौका लो और चुपके से अंदर घुस जाओ। पहले आने का इनाम तुम्हें मिलेगा। और जब चू फैंग उस युवक के क्रूर और मजबूत तरीकों की ओर गहराई से आकर्षित हुआ, जो सामान्य ज्ञान से परे थे, तो एग्गी की आवाज अचानक चू फैंग के कानों के पास गूंजी। अध्याय 340 रॉयल ब्लड लाइन। एग्गी की खूबसूरत आवाज और गंभीर लहजे ने चू फैंग को इस तरह प्रतिक्रिया करने पर मजबूर कर दिया जैसे वह किसी सपने से जागा हो। यद्यपि दूरी पर खड़े 2 व्यक्ति बहुत शक्तिशाली थे और उनमें से एक की ताकत उससे कहीं अधिक थी, फिर भी वे जीवन और मृत्यु के बीच संघर्ष कर रहे थे, इसलिए वे विचलित नहीं हो पा रहे थे। ऐसी स्थिति चू फैंग के लिए अच्छी साबित हुई। जब तक चू फैंग उनके द्वारा बनाए गए दबाव का विरोध करने और उस दबाव से गुजरने में सक्षम था, तब तक वह मछुआरे का लाभ उठाने और 10,000 गहन मोतियों को छीनने में सक्षम था। माफ करना तुम दोनों को, चू फैंग ने ये सोचते हुए बिना किसी हिचकिचाहट के आगे बढ़ना शुरू कर दिया। वह आगे बढ़ा और सावधानी से चक्कर लगाने लगा। वह युद्ध के घेरे से बचते हुए भूमिगत महल के बाहर की ओर चलना चाहता था। हालांकि उनकी आभा वास्तव में बहुत मजबूत थी और उन्होंने बाहर निकलने के रास्ते को लगभग बंद कर दिया था। ऐसे समय में
चू फैंग केवल उनके द्वारा खोजे जाने का जोखिम उठा सकता था और उनके दबाव से घिरे युद्ध के घेरे में कदम रख सकता था। बहुत मजबूत। इन दो लोगों का दबाव बहुत मजबूत है। मैं अभी उनके दबाव के क्षेत्र में आया हूँ, फिर भी ये पहले से ही बहुत शक्तिशाली है। अगर वे पूरी ताकत से मुझ पर दबाव डालते हैं तो मुझे डर है कि अगर मैं एग्गी की शक्ति का उपयोग भी करता हूँ तो भी मैं इसका विरोध नहीं कर पाऊंगा। उस पल चू फैंग ने अपने दांतों को कसकर भींच लिया और अपनी सारी आत्मिक शक्ति को अपने शरीर के चारों ओर छिपे हुए आत्मिक स्वरूप को बनाए रखने में केंद्रित कर दिया। अगर वह आत्मिक स्वरूप नष्ट हो जाता तो उनकी अवलोकन शक्तियों के साथ वे निश्चित रूप से चू फैंग को तुरंत खोज लेते और उस समय चू फैंग निस्संदेह मर चुका होता। लेकिन सौभाग्य से दोनों जितना ज्यादा लड़ते गए वे उतने ही दूर चले गए। अगर यह सिर्फ बचा हुआ दबाव होता तो चू फैंग अभी भी इसे रोक सकता था। उन परिस्थितियों में चू फैंग आखिरकार सफलतापूर्वक उस रास्ते पर चल पड़ा जो बाहर निकलने की ओर जाता था और आखिरकार वह बड़े दरवाजे के सामने पहुंच गया। बड़े दरवाजों के सामने हरे रंग का जेड स्टेज था। जेड स्टेज आधा मीटर भी ऊंचा नहीं था और उस पर सुनहरे रंग का बैज चिपका हुआ था। बैज के सामने प्रेस्टी लिखा था और पीछे गियस लिखा था। जाहिर है ये प्रेस्टीजियस विला का प्रेस्टीजियस बैज था। जब प्रतिष्ठित बैज को जेड स्टेज में चिपका दिया गया तो यह एक चाबी की तरह था। अंतर्ज्ञान ने चू फैंग को बताया कि जब तक वह प्रतिष्ठित बैज को बाहर खींचता है तब तक 10 मीटर ऊंचे विशाल दरवाजे खुल जाएंगे। लेकिन यह महत्वपूर्ण हिस्सा नहीं था। महत्वपूर्ण हिस्सा यह था कि प्रतिष्ठित बैज के पीछे के क्षेत्र में एक कॉस्मोस सेक था। कॉस्मोस सेक को उठाने के बाद चू फैंग ने इसे एक बार रगड़ा और एक मनका जो क्रिस्टल की तरह पारदर्शी था चू फैंग की हथेली में आ गिरा। वह मनका बहुत सुंदर था और उसके अंदर बहुत प्रबल गहन शक्ति थी। शायद कई सौ उच्च गुणवत्ता वाली गहन औषधियां भी उस एक मनके में मौजूद गहन शक्ति जितनी शक्तिशाली नहीं होंगी। तो यह एक गहरा मनका है। हाँ, ये वास्तव में एक अच्छी बात है। चू फैंग उस पल अतुलनीय रूप से उत्साहित था क्योंकि कॉस्मोस सेक में अभी भी 9,999 और गहरे मनके थे जो बिल्कुल उसकी हथेली में मौजूद मनके के समान थे। निस्संदेह चू फैंग ने इस बार बहुत बड़ा लाभ कमाया था। यह उसके जन्म के बाद से अब तक की सबसे बड़ी संपत्ति थी। हाँ, चू फैंग, जल्दी से बैच निकालो और यह जगह छोड़ दो। उस बूढ़ी चीज और छोटे आदमी को लड़ते रहने दो। उसी समय एग्गी भी बेहद खुश थी। ये काम नहीं करेगा। अगर मैं अभी बाहर जाऊंगा तो सभी को पता चल जाएगा कि मैं सबसे पहले पास होने वाला व्यक्ति हूँ और इससे बहुत से लोगों का ध्यान मेरी ओर आकर्षित होगा। यह मेरे लिए बहुत हानिकारक होगा। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि अशिष्ट बूढ़े आदमी वांग कियांग और रहस्यमय युवक को भी पता चल जाएगा कि मैंने अवसर का फायदा उठाया और जब वे लड़ रहे थे तो उनका शोषण किया। अभी मैंने पहले ही जी कबीले के लोगों को नाराज कर दिया है, इसलिए मैं इस जगह पर और कोई बड़ा दुश्मन नहीं बना सकता, वरना भविष्य में जब मैं 1000 राक्षस पर्वत में प्रवेश करूंगा तो मुझे डर है कि बिना राक्षसी जानवरों के मुझ पर हमला किए मैं पहले उनके हाथों मर जाऊंगा। तो अब क्या आप 10,000 गहन मोतियों को छोड़कर उन्हें नहीं ले सकते, है न? केवल एक ही रास्ता है। ऐसे व्यवहार करो जैसे कि कुछ हुआ ही न हो। जहां से मैं आया हूं वहीं लौटूंगा। चू फैंग ने बोलते हुए उसने कॉस्मोस की बोरी जो कि गहन मोतियों से भरी थी को एक तरफ रख दिया और तुरंत ही उस स्थान की ओर चल पड़ा जहां दोनों लोग लड़ रहे थे। तुम नहीं कर सकते, ये बहुत खतरनाक है। खुद को ऐसे खतरे में डालने की कोई जरूरत नहीं है, एग्गी ने जोर देकर कहा। चिंता मत करो, मेरे पास 9 स्वर्गों से होकर यात्रा करने वाला ड्रैगन है। अगर मुझे खोज लिया गया तो भी मैं घटनास्थल से भाग सकता हूँ। अगर मुझे नहीं खोजा गया तो मैं 2 बड़े दुश्मन बनाने से बच सकता हूँ, चू फैंग ने दृढ़ता से कहा। और चू फैंग की बातें सुनने के बाद एग्गी को लगा कि वे भी बहुत उचित थे। अगर वह अभी सीधे बाहर निकल जाता तो निश्चित रूप से 2 बड़े दुश्मन बन जाते और भविष्य में संघर्षों से बचना मुश्किल होता। लेकिन अभी अगर वह वापस चल सकता है तो वह भविष्य के संघर्षों से बच सकेगा। इसलिए एग्गी ने उससे अन्यथा आग्रह नहीं किया। हालांकि जैसे ही चू फैंग थोड़ी दूर वापस आया, एक क्रूर लहर आए और लहर को झेलने के बाद चू फैंग ने आश्चर्यचकित होकर पाया कि कामुक बूढ़ा आदमी वांग कियांग उस समय कुछ दूरी पर पड़ा था और उसके शरीर पर हर जगह खून लगा हुआ था। उसका एक हाथ टूट गया था। युवक की ओर देखते हुए उसके शरीर से हल्की चमक निकल रही थी, मानो कोई देवता नश्वर संसार में अपनी शक्ति के साथ उतरा हो जिसे रोका नहीं जा सकता। उसके माथे पर एक सुनहरा और चमकदार अक्षर था जिसे शाही हुआंग अक्षर कहते हैं। यह एक शाही वंश है।
कोई आश्चर्य नहीं कि वह इतना भयंकर है। ऐसा इसलिए है क्योंकि वह इतनी मजबूत वंश शक्ति को समझता है। एग्गी ने समझाया, तुम जियांग राजवंश से हो, तुम जियांग राजवंश से हो। उस पल उसका मुख बूढ़े आदमी का चेहरा पहले से ही डर से भरा हुआ था और उसकी बोलने की आवाज कांप रही थी। वह युवक की ताकत और पहचान से भयभीत था। अभी तुम्हें ये जानने में देर नहीं हुई है, लेकिन नतीजा वही है। आज तुम मेरे हाथों मरने के लिए तैयार हो। युवक के चेहरे पर हल्की मुस्कान थी और वह धीरे धीरे उस बदतमीज बूढ़े के करीब पहुंच गया। तुम मुझे मारना चाहते हो? यह इतना आसान नहीं होगा। हालांकि उस बदतमीज बूढ़े ने अपना हाथ घुमाया और उसकी हथेली में एक काले रंग की गोली दिखाई दी। यह एक निषिद्ध दवा थी। बदतमीज बूढ़े ने निषिद्ध दवा निगल ली। उसके बाद उसके शरीर में स्वर्ग की शक्ति तुरंत बहुत बढ़ गई। फिर पलक झपकते ही वह गायब हो गया और वह बच निकला। हम्फ, भागना चाहते हो? यह इतना आसान नहीं होगा। हालांकि युवक ने ठंडी सांस ली और जल्दी ही उसके पैरों की नोक समूह को छू गई और वह भी जहां खड़ा था वहां से गायब हो गया। निस्संदेह वह उसका मुख बूढ़े आदमी का पीछा कर रहा था। तो ये पता चला कि जियांग राजवंश का एक व्यक्ति इस जगह पर चुपके से घुस आया था। कोई आश्चर्य नहीं कि वह इतना शक्तिशाली था। अभी अभी उसके शरीर से जो आभा निकली थी वह बहुत खास थी। ये रक्त वंश की शक्ति है। 2 लोगों के चले जाने के बाद चू फेंग जल्दी से दूसरी दिशा की ओर भागा, लेकिन साथ ही उसे युवक की विशेष शक्ति के प्रति प्रशंसा का अनुभव हुआ। गहन क्षेत्र में रहते हुए एक स्वर्ग क्षेत्र विशेषज्ञ को मजबूर करने में सक्षम होना दर्शाता है कि जियांग राजवंश द्वारा प्राप्त रक्तरेखा शक्ति वास्तव में सरल नहीं थी। वास्तव में कोई आश्चर्य नहीं कि जियांग राजवंश सभी दिशाओं में शक्तियों की ओर अपनी इच्छानुसार विकास करने में सक्षम था। फिर भी अभी भी कोई शक्ति जियांग राजवंश की स्थिति को हिलाने में सक्षम नहीं थी। 10,000 गहन मोती प्राप्त करने के बाद चू फेंग ने इस जगह को छोड़ने की जल्दी नहीं की। वह आराम करने के लिए एक शांत कोने में छिप गया और समय गिनने लगा। जब उसे लगा कि 10 घंटे की सीमा लगभग समाप्त हो गई है, तब वह जल्दी से बाहर निकलने की ओर चला गया। जब चू फेंग बाहर निकला तो उसने देखा कि वहां बहुत सारे लोग जमा थे। चू फेंग को देखने के बाद उनकी निगाहों में कमोबेश कुछ हद तक आश्चर्य हुआ, लेकिन यह आश्चर्य सदमे की स्थिति तक नहीं पहुंचा। इसलिए ज्यादातर लोग चू फेंग को एक बार देखने के बाद दूसरी दिशा में अपनी निगाहें घुमा लेते हैं। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि चू फेंग जिस समय बाहर आया वह बिल्कुल सही समय था। चू फेंग की बहुत कम उम्र की वजह से वे आश्चर्यचकित थे और उस उम्र में मंच पार कर पाना ये दर्शाता था कि चू फेंग एक प्रतिभाशाली व्यक्ति था। हालांकि उस स्तर पर कई प्रतिभाशाली लोग थे, इसलिए यह अभी भी दूसरों का अधिक ध्यान आकर्षित करने में असमर्थ था। अगर चू फेंग बैच थाम लेता और सबसे पहले बाहर आता तो निस्संदेह उन लोगों की निगाहें सिर्फ विस्मय से नहीं बल्कि अतुल्य आश्चर्य से भर जाती। उन्हें अतुलनीय झटका लगता। लेकिन अभी चू फेंग जो सबसे ज्यादा नहीं चाहता था वह था कुछ अनावश्यक हंगामे को आकर्षित करना। वह कम प्रोफाइल वाला होना चाहता था। भाई चू फेंग। ठीक उसी समय अचानक एक जानी पहचानी आवाज गूंजी। अपनी नजरें केंद्रित करके उसने देखा कि गुबो और वर्ल्ड स्पिरिट गिल्ड की युवा पीढ़ी के दूसरे लोग हल्की मुस्कान के साथ उसकी ओर बढ़ रहे थे। ये देखा जा सकता था कि उन्होंने योग्यता परीक्षा भी सफलतापूर्वक पास कर ली है।